अच्छा, साउंड नहीं था। ओके ओके, आई होप नाउ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। यस, ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं तो बस गुड इवनिंग बोल रहा था आप सबके नाम लेकर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जमजम, प्रिया, निकिता, भास्कर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए एंड रिलैक्स। अपने बॉडी को, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। फ्रेश एनर्जी के साथ आज की क्लास करनी है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो एंड वीडियो एकदम क्लियर हो जाए। यस, हाँ बिट्टू, बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग कनेक्ट हो जाइए पहले। सब लोग कनेक्ट हो जाइए। सब लोग कनेक्ट हो जाइए। ऑडियो एंड वीडियो एकदम क्लियर है क्या? ऑडियो एंड वीडियो एकदम क्लियर है? Many are joining, still joining. Okay, please join. Okay, good evening everyone, good evening. एक बार कनेक्ट हो जाइए आराम से, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो एक मैं पोल करवा देता हूं, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल के लिए। अगर ऑडिबल विजुअल दोनों हैं तो प्लीज से ट्रू, अदरवाइज से फॉल्स। अभी लोग कनेक्ट हो ही रहे हैं। कंचन, आई थिंक माई वॉइस इज नाउ क्लियर, है ना? आप ये तो पहले देख रहे हैं तो उसको लाइव पर लेकर आओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्लीज रिलैक्स एंड अपने आप को स्टेबल कर लीजिए। क्लियर एकदम? भाई किसको वॉइस नहीं आ रही है? एनीबडी जिसको वॉइस नहीं आ रही, प्लीज रिकनेक्ट, रिकनेक्ट करिए। एक बार ऐप बंद करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए क्योंकि वॉइस, ऑडियो, वीडियो एकदम क्लियर है। मेरी तरफ से ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। आकाश, मेंटोरशिप वालों को माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना है। मेंटोरशिप वालों को माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम जो आने वाला है वो आपके ही एकेडमिक पार्ट की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जो बच्चे, या मैं जिनको ले नहीं पाता हूँ और उनको भी एकेडमिक चीज चाहिए होती है, तो मेंटोरशिप में जिनको अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है या जो भी और भी लोग हैं, तो उनको रिकॉर्डिंग दी जाती है। दैट इज माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम। तो उसमें आपको ज्वाइन नहीं करना है। मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट सी सेट ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से लोग सी सेट में, आई होप आपको सी सेट में मजा आया। सी सेट में अभी हमने 3 लेक्चर किए हैं, 2 तो मैंने यूट्यूब पर डाल दिया, आप 2 यूट्यूब पर जाकर देख लो। और तीसरा हमने कल जो किया, क्या मजेदार सवाल थे। तो जितने भी मेंटोरशिप वाले हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सी सेट, आपने कहीं से भी सी सेट पढ़ा हो, आपने कितना भी बढ़िया सी सेट जानते हो, जो मैं आपको करवाऊंगा वो वैल्यू ऐड करेगा आप में। वो वैल्यू इतनी ऐड करेगा कि आपको लगेगा सी सेट में क्या क्या काम हो रहा है। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। सर हम सी सेट एंजॉय कर रहे हैं, सी सेट में खलबली मच रखी है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर। अमेजिंग है सी सेट की क्लास। चुम्मेश्वरी क्लासेस, ओ माय गॉड। थैंक यू।
सी सेट 80+, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेंटोरशिप वाले सी सेट की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जीएस यानी पेपर 1 प्रीलिम्स का जो पेपर 1 होता है, जीएस का पेपर होता है, और पेपर 2 सी सेट का पेपर होता है। सी सेट के लिए सेपरेट मॉड्यूल है, और अगर आप जीएस के किसी भी सब्जेक्ट में इशू फेस कर रहे हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आप वो मॉड्यूल ले सकते हैं। या आपको पूरा जीएस का कवरेज चाहिए पेपर 1 का, तो प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप उसमें से क्या लेना चाहेंगे। आप लोग को माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम बिल्कुल नहीं लेना है। प्रियंका समय के साथ आएगी, है ना, फरवरी होने दीजिए, उसके भी करंट अफेयर आने दीजिए, तभी तो उसको ऐड करके देंगे ना। सी सेट सीम्स टू बी अ केक नाउ, ठीक है। प्रिंसियस सी सेट आप में से सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका भी सी सेट वीक है वो सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप 5 मिनट लगाकर हमने ये समझ लिया कि सब लोग कनेक्ट हो गए। बाकी आपके कुछ डाउट्स थे वो भी मैंने आपको समझा दिए। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। एक बार सब लोग बता दो हाउस द जोश। क्लास शुरू करने से पहले हाउस द जोश, कैसा है जोश आपका आज? मुझे आप कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दो। बिल्कुल इस बार प्री करके दिखाएंगे, इस बार करके दिखाना है, इस बार निकाल के दिखाना है। सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कम ऑन जल्दी से मुझे बता दीजिए हाउस द जोश। हाय सर, हाय सर, ऑन पीक सर। यस सर, इस बार निकालूंगी, बिल्कुल निकालूंगी। फेथ दोस्तों, इसी बात पर आपकी आज की क्लास नॉन एकेडमिक का थोड़ा सा एक मंत्रा देके देना चाहता हूं। फेथ क्या होता है आपके हिसाब से? फेथ किसे कहते हैं? तो महाभारत का एक बहुत बढ़िया एक सीन है जहां पर जब अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र को मार दिया जाता है, जब वो चक्रव्यूह को भेदना तो जानता है पर चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता अभिमन्यु, इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु करता है जयद्रथ। ये सब मिलके करते हैं। तो जब अर्जुन वापस आते हैं तो अर्जुन अपने पुत्र की मृत्यु पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं, और उसी समय एक भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं। एक भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा अगले दिन की सूर्यास्त होने से पहले। अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, और अगर नहीं मार पाया तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा, मतलब मैं खुद को जलाकर राख कर दूंगा। अब ये वचन, ये प्रतिज्ञा ले लिया अर्जुन ने। अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा तो ले ली, अगर ये प्रतिज्ञा सबको पता है, जाहिर सी बात है जब सबके सामने ली है, तो फिर बाकी जो एनिमी थे, जो कौरव थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि जयद्रथ को छुपा लेते हैं, सूर्यास्त से पहले वो दिखेगा नहीं अर्जुन को, और अर्जुन को फिर युद्ध भूमि में जब दिखेगा नहीं, मार नहीं पाएगा तो अर्जुन को अग्नि स्नान करना पड़ेगा, अर्जुन को अपने आप को मारना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा बेसिकली। भगवान तो भगवान थे, साथ में बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे। अगला दिन आया, कौरवों ने जयद्रथ को छुपा छुपा कर एकदम कोने में रखा ताकि अर्जुन को ना मिले, और अर्जुन के साथ एकदम चालाकी से वो खेलते रहे ताकि अर्जुन जयद्रथ के पास ना पहुंच पाए। पूरा दिन, महाभारत के युद्ध का वो दिन, पूरा दिन इसी बात पर फोकस था कि किस तरह से अर्जुन और जयद्रथ आपस में ना मिल पाए। तो फिर भगवान की माया देखिए, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक लिया और सूर्यास्त कर दिया। जैसे ही सबको लगा, वहां पर घड़ी तो होती नहीं थी, जैसे ही सबको लगा कि सूरज ढक गया है, सूर्यास्त तो हो गया है, वैसे ही जयद्रथ अपने आप आया बाहर और हंसने लगा कि अर्जुन अब अग्नि स्नान करो। तो अर्जुन पता है भगवान को देखकर क्या बोलते हैं? फेथ किसे कहते हैं? आप फेथ में समझाना चाहता हूं, फेथ क्या होता है। अर्जुन भगवान को देखकर पता है क्या बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं कि भगवान आप तो स्वयं ईश्वर हैं, अगर आज मैं अग्नि स्नान लूंगा, ये भी आपकी इच्छा होगी, ये भी आपकी वजह से हो रहा हो। तो अगर यही था, मुझे हारना था, मेरी हार लिखी थी कि जयद्रथ को मैं ढूंढ ना पाऊं और मुझे अग्नि स्नान करना पड़े, अगर ये चीज लिखा था, तो भगवान अगर यह आपकी मर्जी से हो रहा है तो मुझे मृत्यु भी स्वीकार है। यह है फेथ। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप तो मेरे साइड थे, आप उसको देखो। अर्जुन चाहते तो उल्टा सीधा भी बोलने लगते कि भगवान ये क्या किया, आपके साथ होते हुए भी मुझे जयद्रथ नहीं मिला, मुझे अग्नि स्नान करना पड़ रहा, मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे कैसे भगवान हो आप? आज दुनिया में लोग भगवान को छोड़ते कहां है?
तो कोई भी चीज मांगते हैं भगवान से, भगवान ने नहीं दी तो भगवान को गरियाना शुरू कर देते हैं। आपने आपकी किसी इंसान अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, आपने उसकी बहुत प्रेयर की भगवान से कि बच जाए, गलती से मर गया, तो आप कहते हैं मैं भगवान तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, मैं तो तुम में आज से मानता ही नहीं। तुरंत फेथ गायब हो जाता है। जैसे भगवान कोई एटीएम मशीन है कि आप टाइप करो और ये चीज दो और भगवान आप पैसे दे दो, भगवान आप ये दे दो, भगवान वो आप दे दो। फेथ देखिए अर्जुन का, अर्जुन ने कुछ उल्टा सीधा नहीं भगवान को बोला। अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान अगर ये आपकी मर्जी है कि मुझे अग्नि स्नान करना पड़े तो ये भी मुझे स्वीकार है, ये भी मैं करना चाहता हूं। तो भगवान मुस्कुराए, थोड़ा सा इठलाए और अपना सुदर्शन चक्र जो है, सुदर्शन चक्र को वापस बुला लिया। शकुनी कहता है कि अरे देखो सूरज को आपके सुदर्शन चक्र ने क्यों ढक रखा है। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को वापस बुला लिया और जैसे ही वापस बुलाया फिर से सूरज निकल आया, जयद्रथ सामने था, अर्जुन ने तीर उठाया और मार डाला। अर्जुन ने तीर उठाया और मार डाला। ये है भगवान के ऊपर फेथ। मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि आप इस युद्ध भूमि में यूपीएससी के एग्जाम में सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम से परेशान नहीं है, अब आप अपने अराउंड बाकी बहुत चीजों से परेशान है, बहुत परेशान है। कुछ जीवन में कुछ हो रहा होगा, कुछ और हो रहा होगा, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये 4 महीने जो कुछ बेकार हो सकता था वो भी होगा आपके साथ, में भी हो सकता है वो आपके साथ होने लगे या अभी होना शुरू हो गया हो। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, दुनिया की हर एक चीज, मम्मी का ये हो गया, पापा का ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, ब्रेकअप हो गया, जो होना है आप नाम लो, वो चीज आपके साथ होना शुरू हो जाती है। और जैसे प्री का एग्जाम होता है अगले दिन ही सब कुछ ठीक हो जाता है। मम्मी ठीक है, पापा ठीक है, आपका ब्रेकअप का पैचअप हो गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन एग्जाम की ड्यूरेशन पे आपके मन को स्टेबल ना रहे, इसके लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए फेथ पता है क्या है, जब ये सब होगा ना तुम्हारे साथ और तुम किसी को कंट्रोल ना कर पाओ, कोई भी चीज तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा रही है और तुम समझ ना पाओ और फालतू परेशान हो रहे हो, तो भगवान के ऊपर फेथ रखना। आप जिस भी भगवान को मानते हो उसके ऊपर फेथ रखना। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तू सब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे रे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो तुम्हारा भगवान करेगा। तो जो आपसे नहीं हो पाया आज तक, आप चिंता मत कीजिए, अपनी सारी चिंता उस ईश्वर पर डालकर निश्चिंत सो जाइए, क्योंकि ईश्वर आपकी सारी चिंताओं का ध्यान बहुत पहले से रख रहा है, बहुत पहले से रख रहा है। इसलिए इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जब आप इस चक्रव्यूह में सिर्फ एकेडमिक नहीं, नॉन एकेडमिकली बहुत परेशान हो, तो उन चिंताओं को ईश्वर के ऊपर छोड़कर निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि वो वाकई में आपके कंट्रोल में नहीं। और फेथ रखिएगा ऊपर वाले पर कि जो होगा उसकी मर्जी से होगा, और जो अंत में होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। जिसने ये सोच लिया कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, वो समझ जाएगा। मैं आपको अपने जीवन का सबसे लोवेस्ट पॉइंट बताना चाहता हूं। 2020 की बात है और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 2020 की बात है, जब फादर मेरे एडमिट थे हॉस्पिटल में, एक बहुत रेयर डिसीज है उसकी वजह से, और वो जब जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे, उस समय मैंने भगवान से बहुत प्रेयर की है। मैंने भगवान से पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से जो मैं मांग सकता था, मैंने भगवान को हमेशा हाथ जोड़कर एक बात मांगी कि मेरे पिता को सही कर दो, ठीक कर दो, जो उनके लिए अच्छा है वो कर दो प्रभु, जो आपके बस में हो, जो उनके लिए अच्छा हो वो कर दो। अंत में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, वो गुजर गए, इस दुनिया से चले गए। और जब वो चले गए तो मेरे मन में बहुत बातें चल रही थी और मेरा मन बहुत अंदर से विचलित हो गया था एकदम। मैं बहुत परेशान था और मैं उस स्टेज पे चला गया था जहां पर मेरे इन आंखों से आंसू निकलते ही रहते थे। पिता के जाने का दुख किसको नहीं होता। जब पिता छत होता है, जब छत जाती है, तो जितनी भी दुनिया की चीजें हैं सब आपके ऊपर डायरेक्टली गिरती है। तब मैंने भगवान से उस समय कहा था कि हे ईश्वर, ये क्यों किया। तो जब अंतर्मन से आवाज आती है ना दोस्तों, अंतर्मन से आवाज आई कि तुमने ही तो कहा था जो इनके लिए अच्छा हो वो कर देना, तो मैंने जो इनके लिए सबसे अच्छा था
मैंने वो कर दिया। अगर वो आज जिंदा होते, तुम्हारे सामने होते, तो आज वो बहुत पीड़ा महसूस कर रहे होते, उनको बहुत चीजों से गुजरना पड़ता, मैंने उनकी पीड़ाओं का अंत कर दिया। क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? मैंने कहा प्रभु आपसे कैसे खुश नहीं हो सकते। मैंने कहा जो आपने किया वो आपकी इच्छा थी। मैंने अपने मन को इस बात से समझा लिया कि जो हुआ वो इसलिए हो गया, अगर मुझसे पिता दूर चले गए तो पिता की मेरी पीड़ाओं का अंत हो गया। मैंने ये समझकर अपने मन को स्टेबल कर लिया। तो मैं इसीलिए आपसे कहना चाहूंगा कि मैं अपने लोवेस्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस इसलिए करता हूं आपसे कि मैं उस लोवेस्ट पॉइंट से निकल के कैसे आया। मैं ईश्वर ने मेरी उंगली ऐसे पकड़ी है, मैंने ईश्वर का हाथ पूरा ऐसे जोर से पकड़ा और मैंने कहा प्रभु ऊपर खींच लो, ऊपर खींच लो, जहां ले चलना है वहां ले चलो, लेकिन मुझे ऊपर खींच लो। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 10 मिनट मैंने आपके लिए नॉन एकेडमिक चीजों को समझाने के लिए थोड़ा सा, तो आइए अब एकेडमिक चीजों पर चलते हैं और एकेडमिक चीजों को समझते हैं। सेम हियर सर, सेम काइंड ऑफ स्टोरी। आई नो यू मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट। कई लोग कई चीजें जिंदगी में गुजर भोग चुके हैं, गुजर चुके उन चीजों से, तो आप उन चीजों को ज्यादा बेहतर समझेंगे। और जो बाकी लोग हैं, अगर आपके जीवन में सब अच्छा हो रहा है, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आपके जीवन में सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि जीवन में सब अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी इस कलयुग में थोड़ी सी कम होती है। आइए चले शुरू करते हैं आज की क्लास। हाउ इज द जोश? लेट्स बिगिन दिस क्लास with the permission of God, with the uh, uh, blessings of the God। भगवान की ब्लेसिंग के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं एंड लेट्स मेक दिस क्लास अ वंडरफुल क्लास, है ना। प्लीज डोंट करप्ट योर सोल। अगर आप कभी पायरेटेड कंटेंट देख रहे हैं, प्लीज डू नॉट वॉच इट। ये आपके जीवन में आपके लिए बेहतर काम नहीं कर रहा है, ये आपके लिए हार्म कर रहा है। आइए आज हम जो कुछ करने वाले हैं वो है एनालिसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑप्शंस। हमने जब एग्जामिनर का माइंडसेट समझा था, अब ध्यान से, जब हमने एग्जामिनर का माइंडसेट समझा था तो हमने दो चीज समझी थी। पहली चीज हमने ये समझी कि एग्जामिनर स्टेटमेंट में परेशान कर सकता है या एग्जामिनर आपको ऑप्शंस में परेशान कर सकता है। अगर मैं ये बात समझ लूं, अगर ये मैं बात समझ लूं कि ऑप्शंस बिट्टू आई लव यू टू, है ना। आज प्रपोज डे कह रहे, बिट्टू कह रहा आज प्रपोज डे, तो आज प्रपोज डे पे मैं आप सबको प्रपोज करता हूं कि आई लव यू गाइस। मैं आप सबसे बेहद मोहब्बत करता हूं। ये बात जितनी बार कही जाए उतनी बार कम है। मैं आपको पर्सनली भी जानता हूं, मैं आपको आपके चेहरे से भी जानता हूं, आप मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट है। मैं आपको दिल से चाहता हूं कि आप दुनिया की उस ऊंचाई पर पहुंचे, और उस ऊंचाई पे जब पहुंचेंगे तो सबसे ज्यादा गदगद मैं भी हूंगा उसके साथ साथ। तो बिल्कुल आज प्रपोज डे है, ये वैलेंटाइन वीक, ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का प्यार नहीं है, ये मेरा और आपके प्यार के बारे में भी है। बिल्कुल ये टीचर और स्टूडेंट्स के प्यार के बारे में भी है। तो आई लव यू गाइस दिल से, है ना। वाकई में मैं अंदर से कहता हूँ 143 अलॉन्ग विथ 142। मैं अपने आप को भी प्यार करता हूँ, मैं आपसे भी बहुत बेहद प्यार करता हूँ। आइए अब इसी प्यार, जो हमारा आपका प्यार है, इस प्यार में मैं आपको कुछ ऐसा समझाता हूँ जो आपके इस एग्जामिनेशन में आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। हमने क्या समझा था? हमने ये समझा था कि एग्जामिनर के पास प्री में दो चीजें हैं खेलने के लिए। एक है स्टेटमेंट के साथ खेल सकता है, वो स्टेटमेंट कैसे बनाए उसके हिसाब से खेल सकता है। दूसरा वो ऑप्शंस के साथ खेल सकता है। अच्छा, स्टेटमेंट के साथ जब खेलता है वो, तो स्टेटमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट बना सकता है। और हमने इसमें कुछ चीजें सीखी भी कि हमने ये समझा कि स्टेटमेंट जब वो बनाएगा तो जो हम ब्रह्मास्त्र सीख रहे हैं वो ऑप्शन के साथ साथ स्टेटमेंट में ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में ज्यादा हेल्प चाहिए होगी आपको। लेकिन साथ में यूपीएससी ऑप्शंस के साथ भी खेलता है। तो अगर मैं समझ जाऊं कि यूपीएससी कितने टाइप के ऑप्शंस देता है और उन ऑप्शंस के टाइप में मुझे क्या करना होता है, मुझे क्या लुक करना है, व्हाट आई हैव टू लुक इन दोज ऑप्शंस। हर एक सवाल में जब ऑप्शंस देखेंगे, एक टाइप के ऑप्शन में आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। और अगर मैंने पहले से मन बना रखा है कि अगर जैसे मुझे इस टाइप के ऑप्शन दिखेंगे, मेरा थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, तो जब भी आपका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, ये आप पहले से डिसाइड कर लेंगे, तो फिर इन टाइप के ऑप्शंस में आपको एग्जामिनेशन में लेस टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा,
एंड आपका आउटपुट बेहतर हो जाएगा, आपका आउटपुट बेहतर हो जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि टाइप्स ऑफ ऑप्शन, कितने टाइप के ऑप्शन होते हैं यूपीएससी में, जितने टाइप के ऑप्शन होते हैं उस टाइप में करना क्या होता है, देखना क्या होता है। तो आइए उन चीजों को थोड़ा सा हम समझते हैं। 2024 का भी है मेरे पास और 2025 के सवालों को भी मैं आपके सामने लगाकर लेकर आया हूं। लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ ऑप्शन इन यूपीएससी प्री 2025 के सवाल लेते हैं एंड दिस इज फॉर यूपीएससी प्री 2026 एग्जामिनेशन। 2026 के प्री के लिए हम ये चीजें समझ रहे हैं। पहला ऑप्शन का टाइप है एलिमिनेशन टाइप। लिखते चलिएगा, साथ में लिखते चलिएगा, एलिमिनेशन टाइप। यूपीएससी ने पहले और अभी में एक चीज चेंज की है, बस लिखने के जो सिंबल यूज करता है उसमें चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको ये समझा दूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिखता है। जब वो ऐसे 1 2 3 यूज करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रोमन बोलते हैं। 1 2 3 न्यूमेरिकल्स ना यूज करके जब वो इस तरह के सिंबल यूज करता है तो देखने में थोड़ा सा और डिफिकल्टी होती है। और देखिए ऑप्शंस में भी वो ऐसे ही यूज कर रहा है, लेकिन प्री 2024 तक यूपीएससी न्यूमेरिकल्स 1 2 3 यूज करता था और ऑप्शन में भी 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1 2 3 ऐसे यूज करता था। तो मतलब थोड़ा सा चेंज जो आया है वो देखने में जो आपको विजुअली लगेगा कि अरे ये क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, ये डिफिकल्ट दिखने की वजह भी यही है कि वो इस तरह के सिंबल यूज कर रहा है, वो इस तरह के सिंबल यूज कर रहा है। अब आप मेरी बात समझो, यूपीएससी में जब भी ये स्टेटमेंट होते हैं और ये ऑप्शंस होते हैं, तो जब भी हम इस टाइप के ऑप्शंस को देखेंगे तो क्या लगना चाहिए। तो मैं आपको टाइप ऑफ ऑप्शन में पहला टाइप समझा रहा हूं। पहला टाइप है एलिमिनेशन टाइप। एलिमिनेशन टाइप का मतलब क्या है, अगर आप इस सवाल को ढंग से पढ़ें, 1 2 3 स्टेटमेंट यूपीएससी ने लिखी है और लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। और देखिए क्या है, 1 एंड 2, फिर 2 एंड 3, फिर 1 एंड 3 एंड लास्ट में 1 2 3। अगर आप सही से देखें, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और कि अगर आप देखें कि 1 कितने ऑप्शंस में, 1 3 ऑप्शंस में, तो 1 4 ऑप्शन में, 3 ऑप्शंस में 1 है। फिर अगर आप 2 के बारे में बात करें तो 4 ऑप्शन में, 3 ऑप्शंस में 2 भी है। आप 3 की बात करें तो 4 ऑप्शन में, 3 ऑप्शंस में 3 भी है। भाई देखो, आप ध्यान से देखो, पहला सवाल है, ध्यान से देखो, 1 यहां पर भी है, ये 3 ऑप्शंस में, और 2 देखो, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 जगह पर है। अब 3 देखो, 3 यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। तो ये क्या है, 1 2, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन टाइप। क्यों बोलेंगे मैं समझाऊंगा अभी। यानी हर एक ऑप्शन में 2 स्टेटमेंट यहां पर जो लिखी हुई है, यानी हर एक स्टेटमेंट 4 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में हर एक स्टेटमेंट है। तो 1 स्टेटमेंट 3 ऑप्शंस में है, करेक्ट। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं, 3, यानी 4 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में पहला है, तो 3/4 इंटू 100 क्या निकल के आएगा, 75% आया। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 75%। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूं, क्या पहले के ऑप्शंस में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 75%, सेकंड की 75%, थर्ड की 75%। तो पहला स्टेटमेंट कितनी जगह ऑप्शन पर आया, ए सी डी पर आया। तो 4 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में आया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 75% प्रोबेबिलिटी है कि ये सही हो या गलत हो। उसके ऊपर आएंगे अभी, पहले आप ये समझो, जो मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, ये 75% कैसे निकाला हमने। यानी हम ये देख रहे थे ये स्टेटमेंट ऑप्शन में कितनी जगह पर है और उसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी देख रहे थे उसकी। अब बात समझो यहां पर एकदम ध्यान से, जब भी कोई इस तरह के एलिमिनेशन टाइप का सवाल होता है, इस तरह के एलिमिनेशन टाइप के ऑप्शंस होते हैं, इसमें 2 चीजें होती हैं। जैसे ही ऑप्शन दिखे आप 2 चीजें सोचोगे, ईदर एलिमिनेट एनी वन स्टेटमेंट, मींस फाइंड आउट वन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और आंसर इज ऑल। या तो आप ऐसे सवालों में क्या करोगे, यू हैव टू पिक, ऐसे जब भी ऐसे ऑप्शंस दिखे, एलिमिनेशन टाइप बोलता हूं मैं, ऐसे सवालों में या तो एलिमिनेट होके आंसर आ जाएगा तुरंत,
यानी इन 3 स्टेटमेंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा रॉन्ग है, गलत है, और उसी स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर 1 गलत होता तो 1 एलिमिनेट करते, आंसर आ जाता बी। हो सकता है 2 गलत हो, तो जैसे ही 2 एलिमिनेट कर दे तो आंसर आ जाता सी। जैसे ही 3 एलिमिनेट करते तो आंसर आ जाता ए। यानी ऐसे सवालों में एलिमिनेशन टाइप्स ऑफ ऑप्शन में एक चीज देखेंगे हम, वो ये है कि या तो ये 3 स्टेटमेंट में कोई गलत निकल आए, और अगर हमने क्या समझा था, B1 मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो हमको देखना होगा एब्सोल्यूट टर्म्स में ज्यादा गलत कौन सा है। तो तीनों स्टेटमेंट में आपको एक गलत लग रहा होगा, एक और ज्यादा गलत लग रहा होगा, तो जो ज्यादा गलत लग रहा है उस ज्यादा गलत को पकड़ेंगे, यानी इन 3 स्टेटमेंट में सबसे वीक लिंक होगी उसको पकड़ेंगे, उसको दबोचेंगे, उससे एलिमिनेट करेंगे। यानी 3 स्टेटमेंट वाले सवाल जिसमें ऑप्शंस के देखिए टाइप कैसे हैं, 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 2, और देखो एक सवाल नहीं आता ऐसा, ये सारे ऐसे हैं। देखो ये सवाल देखो 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये सवाल देखो 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये सवाल देखो 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये सवाल देखो 1 2 2 3 1 3 1 2 3। नेक्स्ट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 1 2 2 1 3 2 3 1 2 3, ये सवाल किसके ऊपर है, टर्मरिक के ऊपर 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये सवाल कॉन्टिनेंटल डिप्थेरी के ऊपर 1 3 1 2 1 2 3 2 3। भाई ऑप्शंस आगे पीछे कर दिया तो क्या हुआ, है तो वही 1 3 1 2 2 3 1 2 3। आगे देखो 1 3 1 2 1 2 3 2 3, वही ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। मेरे याद रखना ये बात है। एलिमिनेशन टाइप ये सवाल देखो जी गगन के ऊपर 1 2 3 2 3 1 ओनली 1 2। अच्छा ये अलग है, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लूंगा, इसको मैं हैप्पैजार्ड पे लगाऊंगा, गलती से यहां पर लग गया, कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिए। 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये सवाल देखिए किसके ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ये सवाल गवर्नर के ऊपर है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ये सवाल देखिए डिसोल्यूशन ऑफ द स्पीकर के ऊपर है, हाउस ऑफ द पीपल एंड स्पीकर के ऊपर सवाल है ये देखिए 1 2 2 3 1 3 1 2 3। इसके ऊपर सवाल देखिए पंचायत के ऊपर 1 2 2 3 1 3 1 2 3। सवाल इंडियन रेलवे के ऊपर 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो अगर आपने इतने ढेर सारे सवाल, ये कितने टोटल क्वेश्चन है, ये 18 नहीं होंगे, ये 17 क्वेश्चन होंगे, एक अभी अभी हमने हटा दिया 17 क्वेश्चन। तो ये 17 क्वेश्चन कैसे आए, यानी 100 क्वेश्चन में यूपीएससी में 17 क्वेश्चन 2025 में 17% जो सवाल थे उसके ऑप्शन के टाइप थे एलिमिनेशन टाइप। लोग कहते हैं एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, आपको रैशनली समझ में आना चाहिए कहां एलिमिनेटेड है। 17 क्वेश्चन, अभी तो मैंने सिर्फ 17 क्वेश्चन दिखाए, आगे भी दिखाऊंगा। सिर्फ 17 क्वेश्चन जो अभी दिखाए आपको मैंने, उसमें आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। यानी ऐसे सवालों में जब ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस यूज करता है यूपीएससी, आपको एक चीज याद रखनी, ये लिखते चलना है, या तो आप इन 3 स्टेटमेंट में सबसे वीक स्टेटमेंट, सबसे ज्यादा इनकरेक्ट स्टेटमेंट को निकालिए। अगर करेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट निकालिए, अगर इनकरेक्ट यहां पर पूछ रहा है तो करेक्ट निकालिए। इतना तो समझदार आप हैं कि भाई यहां पर इनकरेक्ट या करेक्ट निकालना है इसके हिसाब से। तो अगर करेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट, सबसे ज्यादा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है उसको उठाइए, एलिमिनेट कीजिए ऑप्शंस को और आंसर तक पहुंचिए। और अगर कोई एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है तो इसका आंसर ऑल होगा, इसका आंसर 1 2 3 होगा, इसका आंसर होगा 1 2 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं कि कोई गलत है इनमें तीनों में, तो आप एलिमिनेट नहीं करेंगे, फिर मतलब क्या आंसर आएगा, सारे के सारे सही है, सारे के सारे सही है। India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that has been identified. In all the 30 minerals that is identified. तो आप क्या सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हैं? जैसे आप एलिमिनेट करेंगे आंसर पर आ जाएंगे 1 3। वो हम बाद में करेंगे, अभी हम सीधे सवाल नहीं कर रहे, हम पहले समझ रहे हैं। तो पहला टाइप क्या हुआ ऑप्शंस का, टाइप ऑफ ऑप्शन कैसे हैं, एलिमिनेशन टाइप। एलिमिनेशन टाइप का याद रखिएगा मतलब क्या हुआ, एलिमिनेशन टाइप का मतलब 1 3 1 2 1 2 1 3 2 3 1 2 3। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। एक बार यहां तक बोल दो थम्स अप,
समझ में आ गया? समझ में आ गया? इतना मुझे बता दो, एलिमिनेशन टाइप में आपको एलिमिनेट करना है। जैसे ही ऐसे ऑप्शन देखे आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मुझे ऐसे सवालों में या तो एलिमिनेट करना है या तो आंसर क्या है, ऑल। या तो एलिमिनेट करना है या तो आंसर ऑल है। ऐसे सवालों में दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ऐसे सवालों में दो चीज करनी है, या तो आंसर ऑल है या तो आप एलिमिनेट करेंगे एक स्टेटमेंट को, एंड दैट स्टेटमेंट कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग ब्रह्मास्त्र। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। दीज आर वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चंस एंड दीज आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। या तो ये जो वन लाइनर के सवाल होते हैं, वन लाइनर के जो ऑप्शन सेट करता है यूपीएससी, जहां पर क्वेश्चन इस टाइप का होता है जहां पर सिर्फ एक जवाब होता है, यहां पर कोई स्टेटमेंट नहीं होती, ऊपर एक सवाल पूछा जाता है और जवाब सिर्फ एक जवाब आप दे सकते हैं। तो ऐसे सवालों को मैं बोलता हूं वन लाइनर, कि भाई एक लाइन में आप यहां पर जो भी सवाल होगा उसका एक आंसर होगा, आपको एक लाइन में चुनना है, बात खत्म करनी है। दीज आर कॉल्ड वन लाइनर। अब ये वन लाइनर की प्रॉब्लम क्या है, या तो ये सवाल बड़े डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं, अगर कोई फैक्ट पूछ लिया और आपको नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। यानी वन लाइनर वाले सवालों में ब्रह्मास्त्र की प्रोबेबिलिटी लगाने की थोड़ी सी कम हो जाती है। वन लाइनर वाले जो ऑप्शंस है कि एक ही ऑप्शंस करेक्ट होगा और एक ही सवाल होगा, कोई स्टेटमेंट नहीं है, एक स्टेटमेंट एक जवाब है, एक स्टेटमेंट एक जवाब, उसे हम बोलते हैं वन लाइनर। और इस वन लाइनर में प्रॉब्लम यह है कि या तो ये बड़े डिफिकल्ट बना देते हैं यूपीएससी वाले, यानी अगर यूपीएससी को पेपर डिफिकल्ट बनाने हैं तो वन लाइनर वाले सवालों को बढ़ा दिया जाए, वन लाइनर वाले सवालों को इंक्रीज कर देंगे, और ऐसे वाले जब सवाल बढ़ेंगे और अगर ये बहुत फैक्चुअल हो जाएंगे और ऐसे फैक्ट पूछ ले यूपीएससी जो वेल नोन फैक्ट नहीं है या कुछ चीजें नहीं पता है, तब आप ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे? आप लगा नहीं पाएंगे, और जब लगा नहीं पाएंगे तो पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, या तो वन लाइनर वाले सवाल आपको या तो आते हैं, आप करेक्ट कर लोगे, नहीं आते हैं तो अगर आप करने जाओगे तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आप इससे बेहतर है इनको लीव करने की प्रेफरेंस ज्यादा रखिएगा, या तो ऐसे सवाल आपको आते हैं तो आप तुरंत आंसर तक पहुंचो। Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of the Srivijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java, and the neighboring island? अमोघ वर्षा, प्रताप रुद्र, राजेंद्र वन एंड विष्णु वर्धन। या तो ऐसे सवाल जो होंगे आपको आते हैं तो आप तुरंत कर लोगे टिक, नहीं आते हैं तो छोड़ दीजिएगा। ब्रह्मास्त्र लगाना सिखाऊंगा इनमें भी, पर इनमें ब्रह्मास्त्र की लिमिटेड प्रोबेबिलिटी है कि लिमिटेड लग सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन यूपीएससी अगर पेपर डिफिकल्ट बनाना चाहता है तो वन लाइनर टाइप के सवालों को बढ़ा दे और यहां से एकदम डायरेक्ट ऐसे फैक्ट पूछ ले जो बच्चे को ना पता हो, जो स्टूडेंट्स को ना पता हो, तब आप फंस जाएंगे। तब ये वन लाइनर की वजह से पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। यानी ये एक टाइप का जो ऑप्शंस होते हैं जहां पर एक लाइन वाले आंसर्स हो जाते हैं, इस टाइप के ऑप्शंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं उनका। जैसे फॉर एग्जांपल इरिगेशन डिवाइस आराघट्टा, एक ऑप्शन एक आंसर होगा, एक स्टेटमेंट है एक आंसर होगा। यहां पर पूछा है विचित्र मित्ता, मत विलासा, गुणभद्रा, ये व्हिच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स, इन टाइटल्स को अज्यूम किया था। अब नहीं आता तो नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे सवाल थे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपको तीनों नहीं आते हैं पर आपको पक्का पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपने एलिमिनेट किया और आप आंसर तक पहुंच गए, आपने एलिमिनेट किया आंसर तक पहुंच गए। तो यहां पर थ्री स्टेटमेंट जो ये क्वेश्चन है, जहां पर इस टाइप के ऑप्शन से एलिमिनेशन टाइप ऑप्शन है, इस एलिमिनेशन टाइप ऑप्शन में अगर आपको सारे स्टेटमेंट नहीं भी आते हैं तो भी बात बन जाएगी, आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर वन लाइनर क्वेश्चन है तो या तो ये आपको आते हैं या तो आपको नहीं आते हैं, नहीं आते तो उनको छोड़ देना, लीव करने में समझदारी है। पहले बताओ ये बात समझ में आई? तो फॉर एग्जांपल अराघट्टे के ऊपर सवाल पूछा गया, यहां पर अगर आप देखो इसके ऊपर सवाल पूछा गया, फायान के ऊपर सवाल पूछा गया। फायान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू, कुमारगुप्ता, स्कंदगुप्ता। अब ये तो जैसे इजी क्वेश्चन है, तो मतलब वन लाइनर वाले में अगर आपको आते हैं तो बड़े इजी है और नहीं आते तो बड़े डिफिकल्ट है, इसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते।
तो फायान किसके टाइम पर आया था? चंद्रगुप्त टू के समय पर आए थे क्या? और फायान ने क्या लिखा था? फुकुकी, हुएनसांग, हर्षवर्धन के पीरियड में, करेक्ट? तो यस, चंद्रगुप्त टू। तो अगर ये आपको आता तो ये बड़ा इजी है, लेकिन सोचो किसी ने फैक्ट ना पढ़ाओ, ये फैक्ट तो अभी इजी पूछ ले, कोई डिफिकल्ट फैक्ट पूछ ले, कोई डिफिकल्ट चीज पूछ ले, कोई डिफिकल्ट टर्म पूछ ले यूपीएससी। तो अगर टर्म कोई पूछता यूपीएससी तो ऐसे ही तो पूछेगा, अरा घट्टा इस तरह का सवाल पूछ ले, बताओ कि किसने टाइटल लिया था। अब आपको कैसे याद होगा इन 4 रूलर में कौन सा टाइटल किसने लिया था? तो अब ये जो टाइप हो गया, या तो इस टाइप ऑफ ऑप्शन में, ये वन लाइनर में, या तो बहुत डिफिकल्ट पूछता है, ये तो बहुत इजी पूछता है। एंड डिफिकल्ट होगा कि इजी होगा, डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट। भाई किसी ने अगर फायान ना पढ़ा हो तो उसके लिए डिफिकल्ट है, किसी ने फायान ना पढ़ा हो तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन किसी ने पढ़ रखा तो उसके लिए बड़ा इजी है। फायान के ऊपर सवाल पूछा, देखिए अब ये सवाल पूछा, द फर्स्ट गांधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेट अप इन 1901 बाय द विष्णु दिगंबर पलुस्कर इन दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर। कितना फैक्चुअल सवाल है। अब आपको नहीं आता है, मैं आपसे कहूंगा ऐसे सवालों को स्किप कीजिए। स्किप करना, जाने देना भी एक आर्ट है, जाने दो, क्योंकि ये सवाल ये देखने में छोटे लगते हैं। देखो देखने में तो बड़े छोटे सवाल हैं, मैं इनको कहता हूं देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो एक बार की बात है कि जब रामायण में भगवान राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया, तो परशुराम जी बड़े गुस्सा हो गए और राम भगवान को सुनाने उनके पास आ गए और वाद विवाद होने लगी, तो लक्ष्मण भी इन्वॉल्व हो गए। लक्ष्मण ने उनके जवाबों को, उनके सवालों का थोड़ा सा तीखा जवाब देने लगे। तो परशुराम कहते हैं कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, कि लक्ष्मण देखने में छोटे लग रहे हैं पर घाव बड़े गंभीर कर रहे हैं अपनी बातों से। ये सवाल वही सवाल हैं, ये सवाल वही सवाल हैं। ये देखने में वन लाइनर है, कितने छोटे सवाल होते हैं वन लाइनर। फायान कहां पर आया, मट्टा विलास है, ये टाइटल किसने लिया था, अरे घट्टा का मतलब क्या है। देखने में छोटे लगते हैं पर ये घाव गंभीर करते हैं। क्यों? या तो आता है या तो नहीं आता। अब ऐसा सवाल बताओ अगर कोई पूछ ले आपसे, अब नहीं आता, दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर आपको नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप स्किप करना सीखिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ये सवाल जाने की वजह से आपका प्री नहीं रुकेगा कि ये नहीं किया तो। अब बताओ इस सवाल में कॉम्पिटिटिवनेस कितनी ज्यादा है। इस सवाल को कोई करेगा ही नहीं, इस सवाल को कोई करेगा नहीं। जो सवाल को सब करेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, बेकार है, सब कर रहे हैं उसमें। जिस सवाल को कोई नहीं करेगा, अगर ये सवाल आप कर लेते तो आपको मार्जिन मिल जाता। पर ये सवाल अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सवाल नहीं भी कर पा रहे तो कोई और भी तो नहीं कर रहा है। कितने लोग ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे? और जो अटेम्प्ट करेगा और जबरदस्ती तुक्का मार के ग्वालियर मार दे, उज्जैन मार दे, लाहौर मार दे, वो गलती कर जाएगा, वो गलती कर जाएगा और उसके तो नेगेटिव में मार्क्स चले जाएंगे। आप तो जीरो में रहोगे स्किप करने पर। तो आप कितना, 1/3 का आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। छोड़ने से भी, आप समझिए, स्किप करने से भी आपको फायदा कैसे हो रहा, प्रॉफिट हो रहा भाई। क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर अगर जबरदस्ती इसमें उलझेगा और वो गलती करेगा तो उसके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके बिना कुछ किए भी वो नीचे जा रहा है और आप ऊपर आ रहे हैं। तो समझिए कि आपको एग्जामिनेशन में छोड़ना भी आना चाहिए, लीव द क्वेश्चन। तो आप कौन से क्वेश्चन छोड़ेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि जो अभी आपने पढ़ा है एलिमिनेशन टाइप, इसको नहीं स्किप करेंगे जल्दी। स्किप क्यों नहीं करेंगे जल्दी? क्योंकि एलिमिनेशन टाइप में अगर 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, जिसमें ऐसे 1 2 2 3 1 3 1 2 3 ऑप्शंस थे। ये 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट हैं। अगर एक भी आता है और अगर एक भी ब्रह्मास्त्र लगाकर पता कर लिए कि गलत है, तो आंसर निकल आएगा। यानी अगर स्टेटमेंट वहां पर 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सब कुछ नहीं आता है तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर दुविधा यह है कि अगर आपको नहीं आता तो आप कुछ कर नहीं सकते। देखो, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्टेड दैट प्रदेशिका राजुकान युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट कौन से लेवल पर थे? अब नहीं आता, चाहे कितना भी अशोका पढ़ लिया हो, अगर नहीं आता ये, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ ब्रह्मास्त्र बताऊंगा इनके लिए भी ऑन दी लेटर स्टेजेस, पर अभी के लिए समझ के चलो कि इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते आप।
या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता, या तो आप करोगे या तो नहीं करोगे। नहीं आता है तो स्किप कर दीजिएगा, उलझिएगा मत, उलझिएगा मत। तो आपको समझ में आना चाहिए एलिमिनेशन टाइप ऑप्शन को आपको करना ही करना है, हो सके जितना हो सके उनको करना है, उनसे डरना नहीं है। लेकिन जो वन लाइनर होंगे तो अगर नहीं आते हैं तो छोड़ना समझदारी है। आप कहते हैं ना सर कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, कौन से क्वेश्चन पिक करने चाहिए, समझिए इनमें हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। इनमें अगर आप तुक्का मार के आओगे, इनमें अगर आप तुक्का मार आओगे तो आप गलती कराओगे। चांसेस ये हैं कि आप ज्यादा गलत कराओगे सही करने की जगह पर, चांसेस ये हैं कि नेगेटिव मार्किंग आपको ज्यादा हो जाएगी, तो आपके नेगेटिव में मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो समझदारी किस में, समझदारी तुक्का मारने में नहीं है, समझदारी वन लाइनर क्वेश्चन में, वन लाइनर क्वेश्चंस में समझदारी स्किप करने में है अगर आपको नहीं आता है। लेकिन एलिमिनेशन टाइप में समझदारी उनमें एलिमिनेशन ढूंढने की है। अगर नहीं ढूंढ पाए और आपको लगता है कि कोई भी एक्सट्रीम चीजें नहीं है या कोई भी ब्रह्मास्त्र में फिट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आंसर ऑल हो सकता है आंसर ऑल हो। ये सवाल देखिए, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा 2022 में जब हुआ, फरवरी 2022 में, उसके बाद किसने लीगल डिफेंस दिया था उनको जो अरेस्ट हो गए थे? सीआर दास, मदन मोहन मालवीय, कृष्णकांत, सैफुद्दीन किल्चू एंड द ख्वाजा हसन निजामी या जिन्ना साहब। अब अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है, फैक्चुअल चीजें नहीं आती हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं होगा आपसे। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। For example, next question. Subsequent to which one of the following events, Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all sphere, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program? ये सवाल देखिए। और अभी हम सवाल, ये जो अभी ऑप्शन समझ रहे हो, टाइप ऑफ ऑप्शन समझ रहे हो, इनको हम सब्जेक्ट में लगाकर देखेंगे कि सब्जेक्ट से किस टाइप ऑफ ऑप्शन से सवाल पूछता है। मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं, जो मैंने 2025 के पेपर में एनालाइज किया कि 2025 की प्री में हिस्ट्री के ज्यादातर सवाल वन लाइनर ही थे, वन लाइनर ही थे। हिस्ट्री के ज्यादातर सवाल वन लाइनर ही थे। देखो हम जितने सवाल अभी कर रहे हैं, चाहे वो अशोका के ऊपर हो गया, चाहे ये गांधर्व महाविद्यालय के ऊपर हो गया, चाहे फायान के ऊपर हो गया, चाहे ये मट्टा विलासा के ऊपर हो गया, चाहे अराघट्टा के ऊपर सवाल हो गया, चाहे ये श्री विजया के ऊपर, चोलास के ऊपर सवाल हो गया। इकोनॉमी का एक सवाल देखा था हमने, ये इकोनॉमी का एक सवाल देखा था। बाकी सवाल हमने जितने देखे 3 4 5 6 7 8, या 8वां सवाल हम देख रहे हैं, ये 8वां सवाल भी हिस्ट्री से वन लाइनर। ये 9th क्वेश्चन वन लाइनर हिस्ट्री से। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? अब ये फैक्ट आपको पता है तो ये सवाल इजी हो गया, पर अभी ये नहीं पता था या ये नहीं पता होगा तो ये डिफिकल्ट हो गया। हिस्ट्री से वो वन लाइनर पूछता है, तो हमको सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी समझना है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। तो टाइप ऑफ ऑप्शन समझने में बहुत चीजें समझनी है कि कौन से सब्जेक्ट से क्या पूछता है। हिस्ट्री से कितने वन लाइनर पूछ रहा है? देखो हिस्ट्री से वन लाइनर ज्यादा पूछ रहा है। अब देखो, फेमस फीमेल फिगरीन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड ऑफ द मोहनजोदड़ो इज मेड ऑफ व्हाट? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल के बारे में पूछ रहा सवाल। अब ये किसको नहीं पता होगा? ये सबको पता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की वीडियो मैंने बता रखी थी, मैंने कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी थी। सवाल बहुत सिंपल पूछा, और सवाल कैसा पूछा? वन लाइनर, एक लाइन का सवाल, एक ऑप्शन करेक्ट होगा बस। अब ये तो इजी हो गया, ये भी इजी हो गया, लेकिन बाकी डिफिकल्ट भी पूछ रहा। और देखो हिस्ट्री से ही सवाल पूछ रहा, हिस्ट्री सवाल। आगे देखो, अब इस तरह के सवाल देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक? जब करंट अफेयर से सवाल पूछ रहा है तो वो वन लाइनर पूछकर परेशान कर सकता है। अब या तो इसमें आपको आंसर आता है या तो फिर नहीं आता है। तो नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया पैसिफिक नहीं आता तो छोड़ दीजिए। अब आपको लगेगा करंट अफेयर कहां परेशान करेगा, करंट अफेयर अगर बहुत ज्यादा नहीं आता है आपको तो हो सकता है इन सवालों में परेशान कर दे आपको, ऐसे सवालों को स्किप करना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना। लेकिन करंट अफेयर के कई सवाल एलिमिनेशन टाइप में भी तो आएंगे, उनको आप कर लेना, उसमें ब्रह्मास्त्र यूज करके कर लेंगे। अब वो क्रिटिकल मिनरल वाला सवाल जो हमने देखा था एलिमिनेशन टाइप में, वो भी तो करंट अफेयर से ही है, पर वो सवाल हो जाएगा आपसे। मे बी ये सवाल आपको ना पता हो ना हो, तो ये वन लाइनर है। वन लाइनर बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, ये तो बहुत इजी हो जाते हैं। आता है तो बहुत डिफिकल्ट, इजी है, नहीं आता तो बहुत डिफिकल्ट है। तो या तो आप उसको कर दीजिए इंस्टेंटली, उसी समय पहली बार में ही देखा और कर दिया, नहीं तो दोबारा के लिए रखिए मत, काट दीजिए कि नहीं करूंगा मैं सवाल, ये सवाल मुझे नहीं आता है। तो आप कहते हैं ना कि पेपर में जब आप एक बार पूरा पेपर करते हैं फिर दूसरी बार जाकर, तो जब मैं वो चीज समझाऊंगा आपको कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं प्री का,
तो एक बार में जब आप पहली रीडिंग में पेपर करते हैं, उस रीडिंग में वन लाइनर जितने सवाल हैं उनको जो आते हैं ये तो कर लीजिए, और नहीं हो रहा है तो काट दीजिए कि दोबारा इन पर नहीं आऊंगा, दोबारा इन पर नहीं आऊंगा। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन मेक्स द यूज ऑफ कौन सा, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, किसका यूज करेंगे? अब ये सवाल क्या है, अब आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं हो सकता ये। Which organization has enacted the nature restoration law to tackle the climate change and the biodiversity loss? ये कैसा सवाल है, वन लाइनर। What is the common characteristics of the chemical substance generally known as Cl20, HMX, LLM 105? Which of the following which are sometimes talked in the media? अब ये करंट अफेयर का सवाल है, अगर आपको नहीं पता तो नहीं हो सकता ये। अगर ये नहीं हो सकता, अगर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट, sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhiji at the time of Champaran, publicly violating the salt law, Dandi, attending the second round table conference in London, launch of Quit India movement। अब ये सवाल आपको आता है तो आराम से कर लोगे, पर ये कैसा है, वन लाइनर है। ये देखो, India is one of the founding members of the International North-South Transport Corridor, a multimodal transport corridor which will connect which। तो देखिए कितने ढेर सारे सवाल पूछ रखा वन लाइनर से, अप्रॉक्स 17 क्वेश्चन। यहां पर कितने एलिमिनेशन वाले थे, 17 क्वेश्चन। यहां पर वन लाइनर कितने हैं, 17 क्वेश्चन के अप्रॉक्स है। 17% ऑफ द पेपर वन लाइनर है। अगर ये 17 से 25% हो गया और वन लाइनर डिफिकल्ट पूछ लिए, उस ईयर का यूपीएससी का पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा, उस ईयर का पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो दूसरा टाइप का जो ऑप्शन है वो वन लाइनर है, एक लाइन एक लाइन एक लाइन का ऑप्शन, एक लाइन का ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप, जिसको हम बोलता हूं सिमिलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन ऑप्शन। नेक्स्ट टाइप इज सिमिलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन ऑप्शन। आपको बैठ के ऑब्जर्व करना है आज बस। सिमिलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट मतलब होता है कि यहां पर अगर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इस 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखिए, 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4। हर एक ऑप्शन में कितने स्टेटमेंट है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हर एक ऑप्शन में सिमिलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। यानी ऐसा सवाल जिसमें ऑप्शंस कैसे हों, जितना नंबर, या अगर 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो हर एक स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट ही है, हर एक ऑप्शन में 3 स्टेटमेंट ही है। इसको मैं बोलता हूं सिमिलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन ऑप्शन। ये सवाल बहुत कम होते हैं और इन सवालों में क्या करना होता है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो सिमिलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन ऑप्शंस, ऐसा ऑप्शन का भी सवाल बनता है। नेक्स्ट इज 2 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप। अभी तक हमने जो ऊपर देखा था वो एलिमिनेशन टाइप था, जिसमें हम 3 स्टेटमेंट सवाल सारे थे एलिमिनेशन टाइप वाले। अब ये जो चौथा टाइप है ऑप्शन का, ये है 2 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप। व्हाट इज दैट मीन? ये सवाल देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया mandates all the listed companies of India to submit a business responsibility and sustainability report. In India, a company submitting a BRSR makes disclosure in the report that they are largely non-financial in nature. तो क्या होगा, 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा। तो पहले क्या लिखा है यहाँ पे, 2 स्टेटमेंट, और 2 स्टेटमेंट और क्या लिखा है, एलिमिनेशन टाइप। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबव इज करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। अच्छा, 1 ओनली, 2 ओनली, तो ये ओनली 1 ओनली 2 से कैसे डिफरेंट है, अभी समझ में आ जाएगा। यहां पर सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो ओनली वाले सवाल होते हैं जिसमें पूछता है हाउ मेनी, तो यहां पर कीवर्ड डिफरेंट होता है। वहां पर पूछता है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, और यहां पर वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे घर में पूछते हैं, बताओ आज भिंडी की सब्जी कौन कौन खाएगा, तो कौन कौन खाएगा, अच्छा मम्मी खाएंगे, पापा खाएंगे और भाई खाएगा, बहन खाएगी। ये कौन कौन खाएगा, विच विल ईट भिंडी की सब्जी, विच। तो वो जो विच होगा वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कितने लोग भिंडी की सब्जी खाएंगे, 4 लोग खाएंगे, हाउ मेनी पीपल विल ईट भिंडी की सब्जी, 4 पीपल। तो ये अंतर है, विच पूछ रहा है या हाउ मेनी पूछ रहा है।
तो यहां पर जो टू स्टेटमेंट की बात हो रही है, जिसमें ये ऐसे सवाल पूछता है जहां पर ऑप्शन होते हैं वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन, वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन, ये इस टाइप के सवाल होते हैं। पहले इस टाइप के सवाल आप देख लो एक बार। ये सवाल आपने देखा वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन। दूसरा सवाल देखो, अबाउट दी राजा राम मोहन रॉय, दो स्टेटमेंट दिया है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ एंड नन। फिर यहां पे सवाल है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर, दो स्टेटमेंट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन। यहां पर सवाल है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऊपर है, दो स्टेटमेंट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन। यहां पर सवाल है करंट अफेयर के ऊपर है, यहां पर दो स्टेटमेंट दिए, पूछा कौन सा करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन। ये सवाल वर्ल्ड बैंक के ऊपर है, देखिए वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दिस एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिस, वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, शेड्यूल एरियाज के बारे में सवाल पूछ रहा है, दो स्टेटमेंट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दो स्टेटमेंट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन। यहाँ पे सवाल है एंटी डिफेक्शन, नहीं 10th शेड्यूल के ऊपर, बिल्कुल एंटी डिफेक्शन के ऊपर सवाल है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन। सवाल एआई समिट के ऊपर है, एआई एक्शन समिट के ऊपर है, दो स्टेटमेंट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन। यहाँ पे सवाल 45th चेस ओलंपियाड के ऊपर है, दो स्टेटमेंट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन। तो देखिए हर एक सवाल, कितने ढेर सारे सवाल है, ये 12 क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन जो है किस टाइप के हैं, टू स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप। व्हाई वी आर सेइंग एलिमिनेशन टाइप, कि भाई यहां पर भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दो स्टेटमेंट हैं, अगर आपको पता है कि अब ये एलिमिनेशन टाइप क्यों, क्योंकि यहां पर आप ब्रह्मास्त्र भी यूज कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र भी यूज कर सकते हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर सी है, अगर दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आंसर डी है, अगर एक पहला सही है तो आंसर ए है, दूसरा सही है तो आंसर बी है। तो एकदम इसमें क्लियर है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि मान लो आपको ये पता चल जाए कि भाई ये पहला स्टेटमेंट गलत है, तो अब आंसर आपको पता है कि बी और डी में एक है। यानी ऐसे सवालों में अगर आप एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो तो तुरंत आप 50-50 तक पहुंच जाते हो। आप अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दो तो तुरंत 50-50 तक पहुंच जाओगे, और जैसे 50-50 तक पहुंच जाओगे अब आपको आंसर देना ही देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला मैंने कट कर दिया कि पहला गलत है, तो मैं बचा बी और डी में, और यूपीएससी में मैं ऑब्जर्व करवाऊंगा कि बहुत कम जगह ऐसे सवालों में, इस टाइप के सवालों में, टू स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप के सवालों में, नीदर एंड नॉर टू, इसके आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो आंसर टू ओनली ही होगा, आंसर टू ओनली ही होगा, आंसर टू ओनली ही होगा। तो मैं आपको बहुत चीजें समझा रहा हूं जो अभी ध्यान रखिए, आगे बहुत यूज होने वाली, इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो ये जो टू स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप है, या तो यहां पर दोनों करेक्ट हैं या तो दोनों इनकरेक्ट हैं। अगर एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है तो आपको आंसर मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट। यानी यहां पर भी आप ब्रह्मास्त्र यूज करने की हालत में हो। अगर आपको दोनों स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं तो भी आपको ब्रह्मास्त्र कैसे यूज करना है मैं आगे चल के समझाऊंगा इसमें। लेकिन ये सवाल को क्या बोलते हैं, टू स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप। जो ऊपर हमने देखा था वो थ्री स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप था, फिर हमने वन लाइनर देखा, उसके बाद हमने सिमिलर नंबर ऑफ द स्टेटमेंट इन ऑप्शंस देखा, सिमिलर नंबर ऑफ द स्टेटमेंट ऑप्शन, और हम देख रहे हैं टू स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, हैप्पैजार्ड एलिमिनेशन ऑप्शन। हैप्पैजार्ड एलिमिनेशन ऑप्शन मतलब इसमें कोई पैटर्न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने जो थ्री स्टेटमेंट वाले देखे थे, उसमें थ्री स्टेटमेंट में क्या था ऑप्शंस में, 1 2 2 3 1 3 1 2 3, यही था। अभी हमने टू स्टेटमेंट वाले देखे एलिमिनेशन टाइप, वहां पर क्या था, वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन, वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन। तो हमने थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन देखा एलिमिनेशन टाइप, उसके ऑप्शंस ऐसे ही हैं। सारे जितने सवाल देखें एक ही पैटर्न पर हैं। हाँ ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं पर ऑप्शंस यही हैं, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। और टू स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप जो हमने देखा उसमें हमने देखा कि ऑप्शंस ऐसे ही हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन। आपको याद रखना है दिमाग में कि हाँ भाई ये कौन से टाइप का सवाल है। अब आप देखो ऐसे ऑप्शंस अगर हैं तो इन सब में एक यूनिफॉर्मिटी है कि हाँ भाई ऐसे ही ऑप्शंस हैं। अगर थ्री स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप वाले देख रहे हो तो एक ही टाइप के ऑप्शंस है, टू स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप वाले देख रहे हैं तो एक ही टाइप के ऑप्शंस है। लेकिन अगर हम फिफ्थ पर जाएं, इसे हम बोलते हैं हैप्पैजार्ड एलिमिनेशन टाइप। हैप्पैजार्ड एलिमिनेशन टाइप जहां पे हैप्पैजार्ड एलिमिनेशन ऑप्शन है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये सवाल देखिए,
कौन सा सोर्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ द इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। महबूब यहाँ पर अभी टीम नहीं है, अगर कोई इशू हो रहा है तो मैं बाद में रिजॉल्व करवा दूंगा, कोई बात नहीं। मैं आपको ये क्लास वैसे भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास आ जाएगी, टेंशन मत लो, है ना, दिक्कत मत लो। बाकी लोग यहाँ पर कंसंट्रेट करो, शायद इनके पास कोई इशू है, टेक्निकल इशू होगा मे बी, तो मैं आई एम अनेबल टू हियर द वॉइस। महबूब एक काम करो, एंड्रॉइड में लॉग इन करके देखो, और मैं आईओएस के लिए अपनी ऐप खुद की होप तुशांत के नाम से एक ऐप जल्दी ही लॉन्च करवा के उसको मैं करवा दूंगा, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ द इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, पेंशन फंड मैनेजमेंट, लेंडिंग टू प्राइवेट पार्टी कंपनीज, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन द करेंसी नोट्स। अब यहाँ पे 5 स्टेटमेंट है और यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1 2 2 3 4 1 3 4 5 1 2 5। यहाँ पर हैप्पैज़ार्ड है, कोई भी एक पैटर्न नहीं है, कोई भी एक पैटर्न नहीं। जैसे ये सवाल में इस तरह के ऑप्शंस हैं, अगर ये सवाल देखें आरटीजीएस एंड नेफ्ट के ऊपर 3 स्टेटमेंट है, 1 ओनली, 1 2 1 3 3 ओनली। अब 3 स्टेटमेंट अगर एलिमिनेशन टाइप होता तो इसके ऑप्शंस कैसे होते? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। लेकिन क्योंकि ये कैसा है, हैप्पैज़ार्ड है, तो हैप्पैज़ार्ड में ऑप्शन देखिए 1 ओनली, 1 2 1 3 3 ओनली, मतलब कुछ भी दे सकते हैं यहां पर, मतलब यहां पर कुछ भी दे सकते हैं, यहां पर कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सवाल देखिए, गुटी तरंतुला के ऊपर सवाल है, पीकॉक तरंतुला के ऊपर सवाल है, 3 स्टेटमेंट है और देखिए ऑप्शन कैसे हैं, 1 1 3 2 2 3, 1 1 3 2 2 3। ये सवाल देखिए 3 स्टेटमेंट है और यहां पे ऑप्शन देखिए 1 3 2 ओनली, 2 3 ओनली, 1 2 3। अगर ये 3 स्टेटमेंट वाला एलिमिनेशन टाइप होता तो कैसा होता? 1 3 1 2 2 3 1 2 3। आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या हैप्पैज़ार्ड एलिमिनेशन टाइप है। अगर ये सवाल देखो, रेन फॉरेस्ट के ऊपर, प्लैनेट अर्थ के ऊपर 3 स्टेटमेंट हैं और 1 2 2 1 3 नन। अब ये क्या है? हैप्पैज़ार्ड है, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। यहां पर ये सवाल देखिए, डायरेक्ट एयर कैप्चर के ऊपर सवाल है, 1 2 3 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3 1 2 3 नन। ये सवाल देखिए लोकपाल के ऊपर है, 4 स्टेटमेंट हैं और ऑप्शन देखिए 3 ओनली, 2 3 1 4 और एक ऑप्शन और था, कट गया शायद प्रिंटिंग में, स्क्रीनशॉट देते समय। गांधी पीस प्राइज के ऊपर सवाल देखिए, 4 स्टेटमेंट है, 2 4 1 2 3 2 3 4 1 3। कोई मतलब यहां पर पैटर्न नहीं है, किसी पैटर्न पर आएगा। बिम्स्टिक के ऊपर सवाल पूछा 4 स्टेटमेंट में, तो 1 2 2 3 1 4 1 ओनली, हैप्पैज़ार्ड एलिमिनेशन टाइप, हैप्पैज़ार्ड एलिमिनेशन टाइप। ब्रिक्स के ऊपर 3 स्टेटमेंट का सवाल है, 1 2 2 3 1 3 1 ओनली। ये सवाल देखिए खो खो वर्ल्ड कप के ऊपर है, फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप के ऊपर है, 3 स्टेटमेंट है, 1 ओनली, 2 3 1 3 1 2 3। सब 2025 के सवाल दिखा रहा हूं मैं, सब 2025 के सवाल दिखा रहा हूं मैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये सब क्या है, हैप्पैज़ार्ड है। लेकिन हैप्पैज़ार्ड होने के बाद भी क्या यहां पर एलिमिनेशन काम करेगा? बिल्कुल करेगा, तभी मैंने इसको बोला हैप्पैज़ार्ड एलिमिनेशन टाइप। हैप्पैज़ार्ड जरूर है ऑप्शंस, पर ये ऑप्शंस में एलिमिनेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि दिल्ली में नहीं हुआ, मान लो अभी दिल्ली में नहीं हुआ, तो आप पहले को आप एलिमिनेट करो, आंसर तक पहुंच जाओगे। मान लो आपको पता है कि ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो आप सेकंड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मान लो, तो यहां पर आप ए और सी में फंस गए, तो फिर आप आंसर तक पहुंच जाओगे, 50-50 तक आ जाओगे। मतलब ऐसे सवालों में भी एलिमिनेशन तो वर्क करेगा, पर हैप्पैज़ार्ड ऑप्शंस हैं, तो हैप्पैज़ार्ड एलिमिनेशन टाइप के सवाल हैं, हैप्पैज़ार्ड एलिमिनेशन टाइप के सवाल हैं। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? तो ये कितने ढेर सारे सवाल हैप्पैज़ार्ड है, 11 क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2025 में अप्रॉक्स, ये सब कुछ अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स 11 12 क्वेश्चन। बाय द वे वो एक सवाल जो हमने एलिमिनेशन टाइप पे छोड़ दिया था, 12 क्वेश्चन के अप्रॉक्स जो हैं वो हैप्पैज़ार्ड एलिमिनेशन टाइप है, हैप्पैज़ार्ड। यानी अभी भी इन पर भी एलिमिनेशन लगेगा। तो वन लाइनर जो सवाल थे 17 क्वेश्चन, उसमें कोई एलिमिनेशन नहीं लगेगा। लेकिन जो 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन देखे थे हमने 17 क्वेश्चन, उसमें एलिमिनेशन लगेगा। फिर हमने यहां पर अभी 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन देखे थे, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देखे थे, तो 12 क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगेगा। एक सवाल हमने यहां पर सिमिलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट देखा था, तो 17 प्लस 12 प्लस ये 1, 30 क्वेश्चन ये हो गए। और हैप्पैज़ार्ड एलिमिनेशन टाइप के 12 सवाल, तो 30 प्लस 12 42 क्वेश्चन में अभी तक एलिमिनेशन वर्क कर रहा है। हम इसे बोलते हैं हैप्पैज़ार्ड एलिमिनेशन टाइप ऑफ ऑप्शंस। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट जो ऑप्शन टाइप है वो है ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4। ऑप्शन टाइप एलिमिनेशन यहां पर एलिमिनेटेड है,
यूपीएससी प्री 2025 में 21 सवाल, अप्रॉक्स 21 क्वेश्चन के अराउंड ओनली 1 ओनली 2 के ऊपर सवाल पूछ रखा है यूपीएससी ने। इसलिए यूपीएससी इज फोकसिंग मोर ऑन दिस टाइप। अब ये धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। 2023 में सबसे ज्यादा पूछे थे, धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि ये शॉक फैक्टर पहले था 2023 में। 2022 में एक सवाल ऐसे पूछा था, 2023 में बाढ़ आ गई थी, और उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। लेकिन यस, 20% ऑफ द पेपर इज अबाउट द ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ऑप्शन। कैसा ओनली 1? which with reference to investment consider the following statement: bonds, hedge fund, stocks, venture capital। बताइए कितने, हाउ मेनी। देखो यहां पर चेंज हो गया लैंग्वेज, क्योंकि ये कैसा है, ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ऑल 4। अब यहां पर जब पूछता है हाउ मेनी, ये नहीं पूछ रहा विच वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं पूछ रहा कि कौन भिंडी खाएगा, ये पूछ रहा है कितने लोग भिंडी खाएंगे। हाउ मेनी। अब हाउ मेनी में ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ऑल 4। अब यहां पर आप एलिमिनेशन नहीं लगा सकते। अब यहां पर क्या एलिमिनेशन, अगर आपको मान लो ये पता था ये नहीं है, तो आप कैसे एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को? आपको ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर कहते हैं एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, be very wise enough to understand in which type of option, in which type of question, जहां पर इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं वहां पर एलिमिनेटेड है एलिमिनेशन। बाकी जगह हम एलिमिनेशन लगाएंगे, बाकी जगह हम एलिमिनेशन लगाएंगे। कहां पर नहीं लगा सकते? इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में नहीं लगा सकते हैं जहां पर ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ऑल 4, इस टाइप का जो सवाल होगा जहां पर वो हाउ मेनी पूछता है। ध्यान दो, इस कीवर्ड पर ध्यान दो, हाउ मेनी। जहां पर हाउ मेनी पूछेगा, देखो सवाल देखो, ये 5 स्टेटमेंट है, हाउ मेनी कंट्रीज। ये क्वेश्चन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर, हाउ मेनी ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से, टेरिटोरियल रीजन और कौन सी रिवर फ्लो कर रही है। तो पूछा है हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, हाउ मेनी। सवाल यहां पर 6 स्टेटमेंट है, पूछ रहा हाउ मेनी आर मेंबर्स, हाउ मेनी। ये नहीं पूछ रहा हु आर दी मेंबर्स, कौन है मेंबर, ये नहीं पूछ रहा है। हाउ मेनी आर दी मेंबर्स, ओनली 3 ओनली 4 ओनली 5 ऑल ऑफ द 6, इस तरह का स्टेट ऑप्शंस। यहां पर 6 स्टेटमेंट है, पूछा है एंडीज माउंटेन्स पास थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज। यहां पर पूछा वाटर बॉडीज दिए, थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम पासेस द इक्वेटर। हाउ मेनी है मतलब कैसा टाइप का है, ओनली 1 ओनली 2 ऑल 3, इस टाइप का है, ओनली टाइप का है। रीजन एंड कंट्रीज, हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड, हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड। सवाल देखिए यहां पर पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। 5 कंट्री दिया है, हाउ मेनी कंट्रीज। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर पेयर करेक्टली मैच्ड, प्लांट और डिस्क्रिप्शन कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सवाल देखिए 3 स्टेटमेंट दिया है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड अल्टरनेटिव पावर ट्रेन्स। अब मान लो ये सवाल, अब क्या ये सवाल सर हम एलिमिनेशन नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे? अरे एलिमिनेशन नहीं लगेगा तो छोड़ना थोड़ी है। एलिमिनेशन हम स्टेटमेंट, हम ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पा रहे ना। एलिमिनेशन टाइप में हम ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पा रहे ना, कोई बात नहीं। ऑप्शंस एलिमिनेट करना नहीं, ब्रह्मास्त्र से मैं आपको स्टेटमेंट भी तो सिखा रहा हूं एलिमिनेट करना। हाउ मेनी वाले सवालों में आप स्टेटमेंट देखो, ये सवाल करो, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, full battery electrical vehicle, hydrogen fuel cell vehicle, fuel cell electric hybrid vehicle. How many of the above are considered alternative powertrains vehicle? जवाब दो इसका, जवाब दो कमेंट सेक्शन में। सब लोग लगाओ, 1 मिनट लगाओ, सोचो। लगाओ लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। लगाओ 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 लगाओ। आपका जवाब कैसे आ गया सबका? अब बताओ सबका जवाब कैसे आ गया? ये तो ओनली 1 ओनली 2 वाला है, फिर भी आपका जवाब कैसे आ गया? क्योंकि आपने ब्रह्मास्त्र यूज किया, क्योंकि आपने ब्रह्मास्त्र यूज किया, आपने B4 यूज किया, ब्रॉड वर्सेस नैरो। आपने कहा
हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स? तो ये सब क्या है? ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स, ठीक है। फुल बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी से चल रहा है, ये हाइड्रोजन फ्यूल से चल रहा है, ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड व्हीकल्स है। तो ये क्या इन सबको हम ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स कंसीडर कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई, क्या दिक्कत है इनमें? सारे ब्रॉड हैं, तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द थ्री। अब ये सवाल हमें कुछ नहीं आता इसके बारे में, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, बट वी आर स्टिल एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है कि अगर एलिमिनेशन इन सवालों में लग नहीं रहा तो आपका आंसर नहीं आएगा, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? हाउ मेनी कर चुके हैं हम लोग, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक? सवाल तो ओनली वन ओनली टू वाला है ना, ओनली वन ओनली टू ऑल थ्री नन। हाउ मेनी ऑफ कंटेन प्लास्टिक? आप बताओ कौन क्लास प्लास्टिक कंटेन नहीं करेगा? आज की दुनिया में क्या है जो प्लास्टिक कंटेन नहीं कर रहा? हाउ डू यू फाइंड इट? सो अगर मैं कहता ये प्लास्टिक नहीं है इसके अंदर, इट्स वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट टू से। इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द थ्री। अब इसके बारे में आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आंसर आ रहा है। अब देखो यहां पर इथेनॉल, नाइट्रोग्लाइसरीन, यूरिन, coal gasification technology can be used in the production of how many of them? Coal gasification technology can be used in production of how many of them? चलो 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 दिमाग लगाओ, बिल्कुल। अरे आज नहीं यूज कर रहे तो कल यूज कर लेंगे। आज हो सकता ना यूज कर पाए कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल जिसमें यूज ना कर पाए। ऐसा थोड़ी लिखा, एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। प्रेजेंट लेवल में थोड़ी है, फ्यूचर में हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द थ्री, ऑल ऑफ द थ्री। क्या यूज किया हमने? B4 यूज किया। ब्रॉड, कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड। एक भी जगह पर 0.001% पॉसिबिलिटी भी है कि हम कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर, ये ऑप्शन जो टाइप है, इसमें आप ऑप्शंस में ध्यान सुनो, ऑप्शंस में एलिमिनेशन नहीं लगा पाओगे। क्या भाई एक स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट कर दिया, अब आपने ऑप्शंस एलिमिनेट करके देख लिए और आंसर निकल आया, ऐसा नहीं हो रहा है। पर फिर भी हम इन टाइप में ब्रह्मास्त्र तो यूज करेंगे ही, ब्रह्मास्त्र तो यूज करेंगे ही करेंगे। और ये ऐसे कैसे, कितने सवाल हैं? 21 क्वेश्चन है, ओनली वन ओनली टू वाले। तो ये टाइप है थोड़ा सा ट्रिकी सा, लेकिन इस टाइप के सवाल हम ब्रह्मास्त्र से आराम से करेंगे, देखना भी। और आपको मैंने एग्जांपल दिया, 3-4 सवाल आपने अभी किए भी। तो ये जरूरी है समझना कि इन सवालों से डरे नहीं। अब ये सवाल जो है, मान लो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। यूपीएससी की प्रॉब्लम है, मान लो इसके आंसर यूपीएससी ने ओनली 2 दे दिया, तो यूपीएससी बता नहीं रहा फिर कौन सा 2 है। तो इसलिए मैं यूपीएससी से कहता रहता हूं कि आप आंसर की जल्दी रिलीज करें, और साथ में एक काम और करें कि इनके आंसर दें भाई। आप 21 सवाल ऐसे पूछ रखे हो, और अगर आप आंसर नहीं दोगे तो हाउ वुड आई अंडरस्टैंड कि कौन से 2 आंसर सही हैं, कौन से 2 आपने स्टेटमेंट को ठीक माना है, कौन से 2 स्टेटमेंट को गलत माना है। अगर आपका आंसर ओनली 2 है, विच 2 स्टेटमेंट्स, मुझे तो समझ ही नहीं आएगा। तो इसमें थोड़ा सा इस वजह से जब आंसर की नहीं आती है तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। तो यूपीएससी को इन सवालों के लिए, इन सवालों का अगर आपको कंटिन्यू करना है तो यूपीएससी को इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि इसका आंसर ये क्यों है और कौन से आपने सही माने, टू गेट मोर क्लैरिटी। बट दीज टाइप ऑफ ऑप्शंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। 21 क्वेश्चन पूछा है, तो यहां पर आप ऑप्शंस में एलिमिनेशन नहीं लगा पाएंगे। ऑप्शंस में एलिमिनेशन एलिमिनेटेड है, पर यू नो आर ब्रह्मास वर्क्स ऑन दी स्टेटमेंट डायरेक्टली। हम स्टेटमेंट में डायरेक्ट लगाते हैं। सर 2025 में मेरा क्यों नहीं हो रहा था, अब कैसे हो रहा है? दिमाग उस समय घास खाने गया था। तो अब तुम सोचो उस समय क्यों ऐसा, क्योंकि ये सब मेरे बताने के बाद भी आप अगर लगा नहीं पाओगे तो क्यों नहीं लगा पा रहे हो? क्योंकि इनफ प्रैक्टिस नहीं की आपने। मैं बता दे रहा हूं ना क्यों घास चढ़ने गया था दिमाग आपका, क्योंकि आपने सिर्फ देख लिया था कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, हम कर देंगे। आप कर देंगे ये सोचते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले दिन से मैं बार बार बोल रहा हूं, करना ही है।
प्रैक्टिस करना है, अभी इतनी करना है कि आपको समझ आ जाए, देखते ही जवाब आपके आने लगे, और डरे नहीं वहां पर डर गए तो नहीं लगा पाएंगे। तो ब्रह्मास्त्र लगाने के लिए डर का ना होना बहुत जरूरी है, तभी ब्रह्मास्त्र लगेगा। एक देखो, इसी ओनली वन ओनली टू में एक इस टाइप का सवाल पूछ रहा है, 3 कॉलम में, 3 कॉलम क्वेश्चन। कल के दिन आपसे 4 कॉलम क्वेश्चन के ऊपर सवाल बन सकता है। यूपीएससी प्री 2026 में 4 कॉलम बनाकर आपसे ऐसे ही सवाल पूछे, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी। भाई इस सवाल को आप इजी करने के लिए यहां पर 3 स्टेटमेंट था, तो आप यहां पर 3 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप भी ऑप्शन चूज कर सकते थे। यहां पर आप ऐसे सवालों के लिए 1 2 2 3 1 3 1 2 3 भी यूज कर सकते थे। बट टू मेक क्वेश्चन मोर कॉम्प्लिकेटेड दे हैव आस्क्ड हाउ मेनी। तो जब यूपीएससी को ऑप्शंस डिफिकल्ट करने होते हैं ताकि बच्चे ऑप्शंस में एलिमिनेशन ना लगा पाए, तो यूपीएससी क्या करता है, हाउ मेनी पूछ लेता है। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। सर ऐसे सॉल्व करना आज तक किसी ने सिखाया नहीं, तो मैं इसीलिए सिखा रहा हूं ना, यही तो कह रहा था मैं आपको, ये कोई काम करता नहीं है, तभी तो मैं आपको पूरे टाइप ऑफ ऑप्शन क्यों सिखा रहा हूं कि किस टाइप के ऑप्शन में आपको क्या करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जब तक नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप, स्टेटमेंट ये आई हटा दीजिए, एक्सप्लेनेशन टाइप, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप, ऑप्शन टाइप। क्या मतलब हुआ, यहां पर 2 टाइप है, आप टू स्टेटमेंट भी पूछ सकते हो, टू स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हो। टू स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, और सुनो मेरी बात, ये 2 स्टेटमेंट जब आपको दिए जाएं, ये सवाल बड़ी इजी होते हैं। अब मैं कहता हूं एक बार रीड करते हैं, मैं आपको इसका करने का तरीका समझा चुका हूं, और 3 स्टेटमेंट का भी समझा चुका हूं यूट्यूब पर मैं, लेकिन दोबारा एक बार आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। पहला स्टेटमेंट, इन इंडिया इनकम फ्रॉम द अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक पोल्ट्री फार्मिंग वुल रेयरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। Second statement is, in India, rural agricultural land is not considered a capital asset under the provisions of the Income Tax Act 1961। पहली बात, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इस बार यूपीएससी पूछेगा, इससे सवाल पूछेगा। हो सकता है यूपीएससी आपसे सवाल ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर सवाल पूछ ले। ये सब क्यों पूछेगा मैं आपको बताऊंगा। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के ऊपर सवाल पूछ ले, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है इसके ऊपर सवाल पूछ ले। यूपीएससी ने पहले बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के ऊपर, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के ऊपर सवाल पूछ रखा है। इस बार हो सकता है यूपीएससी ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर सवाल पूछ ले, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को 2025 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उससे रिप्लेस किया गया है, और वहां पर बात हुई ट्रांसफर प्राइसिंग की। तो ये सब चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, और इकोनॉमी के कोर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। यस, टू स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, आप ऑप्शंस पढ़िए। 2 जो ऑप्शन है ए एंड बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। दोनों करेक्ट हैं, और 2 पहले को एक्सप्लेन करता है, पहला दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता है, दूसरा पहले को एक्सप्लेन करता है। दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन करता है, पहला दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता है। आपको सही से ऑप्शन पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द फर्स्ट। अब बात समझिए, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दूसरा पहले को एक्सप्लेन करता है, यह ऑप्शन नंबर ए हो गया। दूसरा ऑप्शन यह है कि दोनों करेक्ट हैं, पर दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन नहीं करता। नहीं, सेकंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। यानी ये दोनों ऑप्शंस तभी होंगे जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हों। तो ये 2 ऑप्शन में आंसर तभी आएगा जब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हों, और अगर दूसरा एक्सप्लेन करता है पहले को तो आंसर ए होगा, नहीं करता है तो आंसर बी होगा। लेकिन अगर आपको यह पता चल जाए कि इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट गलत है, अगर पहला गलत है तो फिर आंसर अपने आप, पहला गलत है तो आंसर अपने आप डी हो गया। अगर पहला सही है और दूसरा गलत है तो आंसर अपने आप सी हो गया। तो अगर पहला सही दूसरा गलत है तो आंसर सी है, और पहला गलत है दूसरा सही है तो आंसर डी है। मतलब अगर आपको इन 2 ऑप्शन में आपको ये दोनों नहीं पता है, सिर्फ एक पता है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट 2 पता है कि ये गलत है, फॉर एग्जांपल ये गलत है मान लेते हैं, तो आपको ये नहीं देखना कि ये सही है कि नहीं है, ये नहीं देखने की जरूरत है कि सही है कि नहीं है, अपने आप आंसर आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया
कि भाई स्टेटमेंट जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। मतलब हमें क्या करना है कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट में मुझे ये पता चल जाए कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है, कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में अगर ब्रह्मास्त्र लगाकर मैं एक स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लूं, नॉलेज के दम पर एक स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लूं कौन सी रॉन्ग है, तो आंसर सी या डी में। लेकिन अगर ये दोनों करेक्ट हुए तो आंसर ए और बी में है। तो अगर दोनों करेक्ट है तो आंसर ए और बी में है। अगर दोनों करेक्ट, दोनों में से एक कोई इनकरेक्ट मिल गया तो आपको ये नहीं चेक करना दूसरा करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, अपने आप आंसर आपको सी एंड डी में मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं टू स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप। एक्सप्लेन करता ना, स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन द फर्स्ट, तो ये कैसे एक्सप्लेनेशन टाइप। सवाल यहां पर देखो ये पूछ रखा है। दूसरा, अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल ड्राई विंड्स के ऊपर सवाल पूछ रखा है। यहां पर नदन हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है इसके ऊपर ज्योग्राफी से सवाल पूछ रखा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर सवाल पूछ रखा है ज्योग्राफी से। आप यहां पर सवाल देखो, एथेनॉल प्रोड्यूसर्स के ऊपर सवाल पूछ रखा है, ये भी बोथ स्टेटमेंट, ये एक्सप्लेनेशन टाइप वाले सवाल पूछ रखे हैं। यहां पर अगर आप देखोगे, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैज नो पावर इन मेकिंग रूल फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स, तो माइनर मिनरल्स के ऊपर सवाल एक्सप्लेनेशन टाइप का सवाल पूछ रखा है। तो अगर देखो ढंग से तो यूपीएससी ने ज्यादातर एक्सप्लेनेशन टाइप जो दो स्टेटमेंट वाले थे सारे ज्योग्राफी से पूछ रखे हैं। भाई ये सवाल इकोनॉमी का है, ये सवाल किसका है, ड्राई विंड्स, ज्योग्राफी। ये सवाल क्या है, ज्योग्राफी। ये सवाल क्या है, ज्योग्राफी। ये सवाल क्या है, ज्योग्राफी। इथेनॉल प्रोडक्शन एंड मेजरली ज्योग्राफी या करंट अफेयर्स। ये सवाल क्या है, ये सवाल क्या है, मिनरल्स के ऊपर है, मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, ज्योग्राफी। तो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो, ज्योग्राफी एक्सप्लेनेशन टाइप ज्यादा ज्योग्राफी से बनाता है। और इसी स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप में दो स्टेटमेंट के साथ साथ एक जो सवाल बहुत ढेर सारे इस बार आए हैं वो है थ्री स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप। पहले यूपीएससी टू स्टेटमेंट पूछता था, थ्री स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप के ऑप्शन जो यूपीएससी ने पूछा है ये 2025 का शॉक फैक्टर था। और मैंने ये शॉक फैक्टर पहले से आपको बताया भी था कि 2024 में एक सवाल उन्होंने ऐसा पूछ रखा है, थ्री स्टेटमेंट, ये एक सवाल 2024 में पूछ रखा है। और ऐसे ही सवाल 2025 में यूपीएससी थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन, यूट्यूब पर बाकायदा वीडियो बनी है, आज भी वो वीडियो है। शॉक फैक्टर बताया कि थ्री स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप खूब ढेर सारे पूछे जाएंगे और पूछे गए। और देखो यहां पर एक सवाल 1 2 3 स्टेटमेंट, कैसे। अब ये थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या है ये डिजाइन समझ लो। अगर ये थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो एक्चुअल में ये थ्री स्टेटमेंट नहीं टू स्टेटमेंट है। कैसे, जब भी थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा इसको करते कैसे हैं, स्टेटमेंट वन हमेशा करेक्ट देगा। क्यों करेक्ट देगा, क्योंकि जो भी ऑप्शंस हैं वो स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री के लिए हैं। स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री के लिए ऑप्शंस बनाए गए हैं। और इसमें बाय डिफॉल्ट यूपीएससी ये पहला स्टेटमेंट आपको करेक्ट देता ही देता है। तो पहला स्टेटमेंट आपको चेक नहीं करना है करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट ऑप्शन है। मतलब यहां पर स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री के ऊपर पूरी बात रिलाय करती है। अब ये थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन में ऑप्शंस कैसे हैं, बोथ स्टेटमेंट टू एंड थ्री आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द फर्स्ट। कहता है पहला ए ऑप्शन ये कि ये दोनों करेक्ट हैं और ये दोनों ही एक्सप्लेन करते हैं पहले को। बी ऑप्शन ये है कि ये दोनों ही करेक्ट हैं पर स्टेटमेंट वन एक्सप्लेन, ये ऑप्शन थोड़ा गलत दिया यहां पर, ये यूपीएससी से ब्लंडर हो गया है। ये इस तरह का ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट टू एंड थ्री आर करेक्ट एंड ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन द फर्स्ट। अगर ये दोनों करेक्ट हैं और इनमें से कोई एक, चाहे वो दूसरा हो सकता है चाहे वो तीसरा हो सकता है, इनमें से कोई एक अगर वन को एक्सप्लेन कर रहा है तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तीसरा ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट टू एंड थ्री इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन द फर्स्ट। सी स्टेटमेंट कहता है कि इन दोनों में से कोई एक ही सही है और वही एक्सप्लेन करता है। और चौथा कहता है कि ये दोनों ही गलत हैं। तो अगर मैं सिंपल कहूं कि अगर आपको सामने ऐसा सवाल है थ्री स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप और आपको पता चला कि ये दोनों गलत है, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर अपने आप क्या हो गया, डी हो गया। ये दोनों ही गलत है तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगर आपको पता चल गया कि इन दोनों में से कोई एक सही है और एक गलत है, मान लीजिए थर्ड सही है और सेकंड गलत है, या सेकंड सही है थर्ड गलत है, तो आंसर ऑटोमेटिकली सी हो गया। एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता, चेक भी नहीं करना है, चेक भी नहीं करना है। मतलब अगर ये दोनों चीजें हैं, अगर ये दोनों ही गलत है तो आंसर डी है, अगर इनमें से कोई एक गलत है तो आंसर सी है। वही हो गया मोर और लेस। अगर ये दोनों ही करेक्ट हैं तब बात आएगी आंसर ए और बी में। अगर दोनों करेक्ट हैं
और दोनों पहले को एक्सप्लेन करते हैं तो आंसर ए होगा। अगर दोनों करेक्ट हैं पर इनमें से कोई एक ही एक्सप्लेन करता है तो आंसर बी हो गया। एंड 2025 के जो ज्यादातर क्वेश्चन है उसमें आपको पता चलेगा कि आंसर सी और डी में ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे अब 2026 2027 में यूपीएससी आंसर ए और बी में भी चूज करने के लिए देगा, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाएगा, यानी इसमें भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। अगर आपसे सी और डी में आंसर पूछ रहे हैं अभी तक, सी और डी में अगर आंसर है तो ये रिलेटिवली इजी सवाल होगा, क्योंकि अगर आपको पता है ये दोनों गलत है तो आंसर डी है। अगर आपको पता है कि इन दोनों में से एक सही है गलत है तो आपको ये चेक नहीं करना है कि एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता। जब वो ये चेक करवाने लग जाएगा कि आप ये भी देखो और ये भी सोच के बताओ कि एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ा देगा। यस, तो इसे हम बोलते हैं थ्री स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। थ्री स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप, तीन स्टेटमेंट होंगे जिसमें पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी, दो स्टेटमेंट के ऊपर सवाल है और सारे ऑप्शन दो स्टेटमेंट के ऊपर ही हैं। थ्री स्टेटमेंट और कितने ढेर सारे, सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर सवाल पूछा, यहां पर देखिए चौक के ऊपर सवाल पूछा, क्ले के ऊपर सवाल पूछा, यहां पर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के ऊपर सवाल पूछा है, यहां पर अगर आप देखें यहां पर सोलर फ्लेयर्स के ऊपर सवाल पूछ रखा है, अर्थ के पोलर आइस मेल्ट के ऊपर सवाल पूछ रखा है, अगर आगे देखें 28th कॉप के ऊपर सवाल पूछ रखा है। ये सवाल देखो, अगर आप ध्यान से देखो ये सवाल। अब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, एट 28th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट एंड हेल्थ। इंडिया ने रिफ्रेन किया कि हम नहीं साइन कर रहे हैं। अब ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 एंड 3 चेक करना है। COP28 declaration on climate and health is a binding declaration, and if signed it becomes mandatory to decarbonize the health sector. And third statement is India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised. अब आप ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ो और मुझे बताओ इसका जवाब क्या होना चाहिए। चलो इसका जवाब आप सोच के बताओ। पहला तो करेक्ट है ही है। अब मुझे क्या देखना होगा, इन दो स्टेटमेंट में देखना होगा कि इन दो स्टेटमेंट में कौन सा सही कौन सा गलत है। सोचो सोचो सोचो। आज पूरे समय मैंने लगातार बोला है आपको, लगातार मैं ही बोलता जा रहा हूं, मैं ही बोलता जा रहा हूं, और आप सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूं। उसका एक रीजन है कि आप ऑब्जर्व करें। आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे समझाना है टाइप्स ऑफ ऑप्शन। अब आपको पता चल गया कि बाइंडिंग डिक्लेरेशन होना बड़ा मुश्किल काम है। इंटरनेशनल फोरम में बहुत कम ही एग्रीमेंट होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं, तो ये बाइंडिंग तो नहीं होगा, गलत हो गया। और यहां लिखा है कि अगर इंडिया ने साइन कर दिया, अगर इंडिया का हेल्थ सेक्टर इज, इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बनाइज्ड, तो हो सकता है उसकी रेजिलियंस मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मे बी इज बी4, मे बी इज बी4। तो ये गलत है, ये सही है। अब ये चेक नहीं करना है मुझे कि एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर अपने आप क्या हो गया, सी हो गया। आंसर अपने आप क्या हो गया, सी हो गया। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये देखने में बड़ी डिफिकल्ट लगते हैं पर है नहीं, हम समझ लेते हैं पहले इसको, जब हम करने पर आएंगे इनको हम चुटकियों में करेंगे, चुटकियों में करेंगे। आर्टिकल 6 के ऊपर सवाल पूछ रखा है, पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर। तीन स्टेटमेंट है, पहला सही है, दोनों में चेक करना है। ऐसे ही एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर सवाल पूछ रखा है, 3 स्टेटमेंट और वही सेम ऑप्शंस। तो यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन खूब ढेर सारे पूछ रखे हैं। टोटल अप्रॉक्स 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट लगाए तो 14 से 17 18 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सारे नहीं लगाए मैंने। 14 to 18 क्वेश्चन पूछ रखे हैं स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप के ऑप्शन से। सो दीज आर ऑल टाइप्स, 7 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। कौन कौन से भाई हमने पढ़े? पहला क्या था, 3 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप। दूसरा क्या पढ़ा, वन लाइनर। तीसरा ऑप्शन का टाइप बोलो बोलो बोलो, तीसरा स्टेटमेंट का ऑप्शन का टाइप क्या पढ़ा हमने, सिमिलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन ऑप्शंस। चौथा हमने क्या पढ़ा, 2 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप। पांचवा हमने क्या पढ़ा, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, वो ओनली वाले सवाल हो गए, बिल्कुल। छठवां हमने क्या पढ़ा, हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप। सातवां हमने क्या पढ़ा अभी अभी, बोलो, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप। वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है। दीज आर 7 टाइप्स ऑफ ऑप्शन। यूपीएससी के जब भी सवाल आएंगे इन्हीं 7 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस पर होंगे। आपका दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए। बोलो यहां तक सबको समझ में आया? 7 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस इन यूपीएससी क्वेश्चंस। 7 टाइप के ऑप्शंस यूपीएससी के सवालों में होते हैं।
अरे हाँ, पांचवा था हैप्पीजार्ड एलिमिनेशन टाइप। अरे मोर और लेस 7 ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है कि 7 टाइप्स ऑफ ऑप्शन है, 7 टाइप्स ऑफ ऑप्शन है। नहीं नहीं दिव्या, दिव्या दिव्या वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। हम तो ऑप्शन चेक कर रहे हैं ना, ऑप्शंस तो इसी टाइप के हैं ना। तो दो चीजें हैं, मैंने अभी टाइप ऑफ ऑप्शन पढ़ाया आपको, टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं पढ़ाया। ध्यान से, ध्यान से, टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं बताया अभी, मैंने आपको टाइप ऑफ ऑप्शंस बताए, जो ऑप्शंस फ्रेम होते हैं वो बताएं। अंडरस्टूड दिव्या? सब लोग क्लियर हैं? आकाश उसको भी समझेंगे समय के साथ, जब वो सवाल आएंगे मैं आपको समझाऊंगा। यहां तक एकदम क्लियर है? यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग टिल हियर? दीज आर टाइप ऑफ ऑप्शन। तो जब भी यूपीएससी का पेपर आप देखोगे, जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको अपने मुंह से तुरंत बोलना है इस टाइप का ऑप्शन है। आपको अपने मुंह से तुरंत बोलना है, आदत बना लेनी है इस टाइप का ऑप्शन है। 3 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप है, 1 लाइनर है, सिमिलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप है, ओनली वाला सवाल है, हैप्पीजार्ड एलिमिनेशन टाइप है, यस स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप है। जितने सवाल आगे आने वाले हैं मैं अपने मुंह से बोलूंगा कि देखो ये इस टाइप का सवाल है, ये इस टाइप का ऑप्शन है, दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज टाइप ऑफ ऑप्शन। तो अभी मैंने आपको 7 टाइप ऑफ ऑप्शन समझाया। लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो पहले मैंने ऑप्शन समझा, अब क्वेश्चन समझते हैं कितने टाइप के होते हैं। आप क्वेश्चन समझते हैं कितने टाइप के होते हैं। जब मैं ये बेसिक समझ लूंगा तभी एनालिसिस कर पाऊंगा। 7 टाइप्स के ऑप्शंस यूपीएससी दे रहा है, बिल्कुल संदीप। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्री 2026, मतलब एनालिसिस कर रहे हैं 2026 के प्री के लिए कि कितने टाइप के ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है सवाल जिसको हम बोलते हैं वन स्टेटमेंट टाइप। वन स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट। ऑप्शन से मतलब नहीं, अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है, सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है। तो अगर ये वन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है तो ये बेसिकली है क्या, कौन से टाइप ऑफ ऑप्शन होगा? तो मतलब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ किस टाइप का ऑप्शन होगा? वन लाइनर ऑप्शन होगा। एक लाइन का आंसर होगा, ऑप्शन होगा, एक लाइन का वन लाइनर ऑप्शन होगा, एक लाइन का ऑप्शन होगा। कैसा टाइप का सवाल है? एक स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट कितनी है, वन स्टेटमेंट, ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली वन स्टेटमेंट। ये कैसा सवाल है? वन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है। तो इसके साथ कौन सा ऑप्शन होगा? ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और ये टाइप ऑफ ऑप्शन जो इसके साथ यूज होगा। अब समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये टाइप ऑफ ऑप्शन है। बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं यूट्यूब को देख देख के, और अपने अपने पेड कोर्सेस में एंड पायरेटेड वीडियोस देखकर बहुत से इंस्टीट्यूट भी कॉपी करना शुरू कर चुके हैं। आपको पता नहीं ये बात, मैं बता रहा हूं आपको ये बात, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है ना। मेरा कॉपी करके आपको क्या मिलेगा? अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक रेफरेंस तो देना बनता है कि मैंने ये चीज समझाई है, पर वो ये काम नहीं करते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करनी है, भगत सिंह से कहा गया कि आपको फांसी दे दी जाएगी और आप मर जाएंगे, तो कहते हैं मैं मुस्कुरा के मरूंगा। आप मेरे अंदर से मेरी देशभक्ति नहीं छीन सकते हैं, जान ही तो ले लोगे, देशभक्ति थोड़ी निकाल लोगे। तो आजकल जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ये पता क्या कर रहे हैं, ये मेरी कॉपी करके ले जाते हैं। और क्या ही बोलूं मैं, पर मैं इन सबको, अगर ये वाली वीडियो भी पायरेट होके कभी पहुंच गई उनके पास, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अरे भैया, खुद का दिमाग लगाइए, खुद से कीजिए। देखते क्यों हैं, कॉपी क्यों कर रहे हैं आपको? और कॉपी कर रहे हैं तो फिर क्रेडिट दे दीजिए। जिस पैटर्न के सवाल में बता रहा था, एक पैटर्न जो हमने डिकोड किया था 1995 वाला, हमने डिकोड किया, अब लोग यूज कर रहे हैं। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग समटाइम्स दैट दे डू नॉट गिव क्रेडिट ऑल्सो। देते नहीं है, पता नहीं क्यों। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वन स्टेटमेंट टाइप।
इसके साथ अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन बैठेगा? वन लाइनर ऑप्शन। ये अपने दिमाग लगाया आप, ये अपने आपने दिमाग लगाया। अब ध्यान से देखो, वही जो वन लाइनर वाले जितने सवाल थे वही वन स्टेटमेंट टाइप बनेगा। दूसरा देखो, टू स्टेटमेंट टाइप के सवाल। अब देखो टू स्टेटमेंट वाले जब सवाल होंगे तो कैसा ऑप्शन का टाइप होगा? वन टू बोथ नन। अगर टू स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये एक स्टेटमेंट ये, टू स्टेटमेंट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट टाइप का जो क्वेश्चन है उसके साथ कौन सा ऑप्शन का टाइप, कौन सा ऑप्शन का टाइप, विच ऑप्शन टाइप? वन टू बोथ नन, वन टू बोथ नन, वन टू बोथ नन, वन टू बोथ नन। दो स्टेटमेंट वन टू बोथ नन, दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है वन टू बोथ नन, दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है वन टू बोथ नन, दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है वन टू बोथ नन, दो स्टेटमेंट क्वेश्चन है वन टू बोथ नन, दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है वन टू बोथ नन, दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है वन टू बोथ नन, दो स्टेटमेंट वन टू बोथ नन, दो स्टेटमेंट वन टू बोथ नन। अब इसमें क्या ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी? इसमें हाउ मेनी पूछ के क्या करेगा? अब इसमें विच ही पूछ सकता है, हाउ मेनी पूछेगा कैसे बताएगा? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट, ऑल टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। और क्या बनाओगे फिर? और क्या बनाओगे फिर? नहीं बन सकता ना, तीन ही ऑप्शन बनेंगे ना। अगर इसमें विच की जगह हाउ मेनी लिखोगे तो दो स्टेटमेंट वाले में कैसे आप डालोगे? ओनली वन ओनली टू वाले ऑप्शन कैसे डालोगे? नहीं डाल सकते। दो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कैसे ऑप्शंस होंगे? वन टू बोथ नन, वन टू बोथ नन, वन टू बोथ नन, वन टू बोथ नन। तो जब भी आपको दो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिखे उसके साथ एक ही टाइप का ऑप्शन होगा, वन टू बोथ नन, वन टू बोथ नन, वन टू बोथ नन। ऐसे बोलते रहो बोलते रहो। टू स्टेटमेंट है तो वन स्टेटमेंट टाइप के साथ कैसा ऑप्शन होगा? वन लाइनर। टू स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन जो होंगे जिसमें दो स्टेटमेंट होंगे, कौन से ऑप्शंस के टाइप होंगे? वन टू बोथ रन, वन टू बोथ रन। अगर थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, अब दिमाग लगा के बोलो, तुम खुद अपना दिमाग लगाओ। अगर थ्री स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, थ्री स्टेटमेंट मतलब कि क्वेश्चन में तीन स्टेटमेंट है, वन टू थ्री स्टेटमेंट है। अगर तीन स्टेटमेंट है तो बताइए थ्री स्टेटमेंट टाइप में कौन सा टाइप का ऑप्शन से सवाल बनाऊं मैं? दिमाग लगाओ, चलो बताओ मुझे। Which type of options are suitable for three statement? पहला है सर थ्री स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप, याद है? वन टू, टू थ्री, वन थ्री एंड वन टू थ्री। तो थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन में एक पॉसिबिलिटी क्या है? थ्री स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप की पूछने की। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ओनली वन टू थ्री फोर टाइप के ऑप्शंस पूछने की। फोर तो नहीं होगा यहां पे। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, यही चार ऑप्शंस होंगे। भाई थ्री स्टेटमेंट में जब हाउ मेनी पूछेगा, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, यही ऑप्शन बनेगा। या इसी में हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप, हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप, हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप। तो जब भी वो थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछेगा तो वो या तो उसके साथ कौन सा ऑप्शन डाल सकता है? थ्री स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप। ये कैसे सवाल हो जाएंगे? ये इजी हो जाएंगे क्योंकि आप एलिमिनेशन लगा लोगे। ये भी इजी हो जाएंगे क्योंकि आप एलिमिनेशन लगा लोगे। ये थोड़े से मॉडरेटली डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो अगर थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है तो वो ये पूछ ले हाउ मेनी। अगर ये दोनों पूछेगा, हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप के ऑप्शन होंगे या थ्री स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप ऑप्शन होगा, तो इजी हो जाएगा आपके लिए क्योंकि आप तुरंत एलिमिनेट कर लोगे। समझे? तो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ कौन सा टाइप ऑफ ऑप्शन होना चाहिए, आप ये समझ रहे हैं। और ये भी समझ रहे हैं टू मेक क्वेश्चन डिफिकल्ट यूपीसी क्या कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। भाई मुझे शॉक कब नहीं लगेगा? जब मुझे शॉक तब नहीं लगेगा जब मुझे पता होगा यूपीसी क्या कर सकता है मेरे साथ। तो देखो थ्री स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप का, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट, वन टू टू थ्री, वन थ्री, वन टू थ्री, थ्री स्टेटमेंट, वन थ्री टू थ्री, वन थ्री, वन टू थ्री, इस टाइप के सवाल हैं। फिर किस टाइप के सवाल हैं? इस टाइप के हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप। अब देखो डायरेक्ट एयर कैप्चर, इस सवाल को करते हैं, चलो करते हैं इस सवाल को। विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तीन स्टेटमेंट है और ये कैसा है? हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप है। तो ऊपर हमने देखा एलिमिनेशन टाइप के सवाल थे थ्री स्टेटमेंट वाले।
अब ये 3 स्टेटमेंट कैसा है? हैप्पैजार्ड एलिमिनेशन टाइप। इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्यों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? It can be used as a way of carbon sequestration. It can be a valuable approach for plastic production and food processing. In aviation, it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. आप सबके जवाब absolutely correct है. Answer is 1 2 3. Answer is 1 2 3. Direct air capture. It can be used in this way. It can be used in this way. It can be used in this way. और ये सारे की सोल हमेशा चेक करते हैं, सब जनरल है, B4 है। तो आंसर इसका 1 2 3 है। अगर ये ओनली 1 ओनली 2 में भी पूछा होता कि हाउ मेनी, यहां ये ना पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहां पर पूछता, या विच की जगह यहां पर हाउ मेनी पूछता, तो भी आपका आंसर निकल आता, तो भी आपका आंसर निकल आता। आई होप आप वैल्यू ऑफ ब्रह्मा समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि कैसे लगाना है। तो ये 3 स्टेटमेंट कैसा है? एलिमिनेशन टाइप, हैप्पैजार्ड एलिमिनेशन टाइप। ये 3 स्टेटमेंट कैसा है? हैप्पैजार्ड एलिमिनेशन टाइप। ये 3 स्टेटमेंट कैसा है? हैप्पैजार्ड एलिमिनेशन टाइप। ये 3 स्टेटमेंट कैसा है? हैप्पैजार्ड एलिमिनेशन टाइप। तो ये टाइप के सवाल, तो पहला 3 स्टेटमेंट में क्या टाइप का सवाल था? ये 3 स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन में क्या टाइप के ऑप्शन थे? पहले 3 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप के ऑप्शन है, फिर हैप्पैजार्ड एलिमिनेशन टाइप के ऑप्शन है। एंड देखिए, फिर इन्हीं को हम कैसे पूछ सकते हैं? 3 स्टेटमेंट हाउ मेनी, 3 स्टेटमेंट हाउ मेनी, ये कर चुके हैं हम। चलो ये नहीं किया तो करके दिखाओ, ये नहीं किया तो आप करके दिखाओ। 2025 का सवाल, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? चलो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अब आप सबके जवाब सही क्यों आ रहे हैं? अभी एकदम माइंडसेट बना हुआ है तो एकदम बढ़िया कर रहे हो, एग्जाम में हाथ कांपने लगते हैं तुम्हारे। अरे नो वायरस कैन सर्वाइव, नो वायरस कैन सर्वाइव, कोई तो वायरस होगा जो सर्वाइव कर जाए। इट्स वेरी एक्सट्रीम टू से, इट्स B5। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, अरे कोई तो होगा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। नो वायरस कैन चेंज, अरे कुछ तो चेंज करते होंगे, सारे B5 है। सवाल नहीं आता होगा तो भी जवाब पता है कि अगर ये सारे B5 है, सारे एक्सट्रीम है, तो सारे गलत है। पूछा है कौन सा करेक्ट, हाउ मेनी करेक्ट हैं, सारे इनकरेक्ट है, तो आंसर डी हो गया। सारे इनकरेक्ट है तो आंसर डी हो गया, B5। B5 3 स्टेटमेंट टाइप का सवाल है, ओनली 1 ओनली 2 यूज किया डराने के लिए, धमकाने के लिए। आप क्या डर गए? आप क्या हार गए? बोलो, डर लग रहा है क्या इन सवालों से? अगेन देखो, 3 स्टेटमेंट हाउ मेनी, 3 स्टेटमेंट हाउ मेनी, 3 स्टेटमेंट हाउ मेनी। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला सवाल पूछा है, फंडामेंटल ड्यूटीज आता है ना, नॉलेज है ना, आप पता कर लोगे हाउ मेनी। डरा थोड़ी सकता है ऐसे सवालों में। 3 स्टेटमेंट हाउ मेनी, कितने ढेर सारे सवाल, ये जितने हैं सारे 3 स्टेटमेंट हाउ मेनी, ओनली 1 ओनली 2 वाले। तो भाई 3 स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, माफ कीजिएगा, 3 स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जहां पे हर एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट होती हैं, 3 स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं? 3 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप, आप हैप्पैजार्ड एलिमिनेशन टाइप यूज कीजिए, या आप ओनली वाले यूज कीजिए। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अब आते हैं 4 स्टेटमेंट, 4 और मोर, 4 और 4 से ज्यादा। तो अगला टाइप का जो सवाल होगा, 4 स्टेटमेंट होंगे, 4 से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे। तो अगर 4 स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली 4 है, तो वो क्या बना सकते हैं? सिमिलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट ऑप्शंस। अगर 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो उसमें ऑप्शन कैसे होंगे? सिमिलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन ऑप्शन। इस टाइप का सवाल बन सकता है। ये बहुत कम बनते हैं, ये बहुत कम बनते हैं। और सोचो 4 स्टेटमेंट है तो बाकी कैसे बन सकता है? 4 स्टेटमेंट में
हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप, 4 स्टेटमेंट में हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप, 4 स्टेटमेंट में हैप्पजार्ड। यानी सिंपल अगर मैं बोलूं 4 स्टेटमेंट हूं या उससे ज्यादा हूं तो एक जो टाइप ऑफ ऑप्शन बन सकता है वो हो सकता है क्या, हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप, या दूसरा ओनली। अगर एग्जैक्टली 4 है तो सिमिलर नंबर ऑफ ऑप्शंस भी बन सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, पर वो ज्यादा नहीं है। तो 4 स्टेटमेंट और मोर स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में इस टाइप के ऑप्शंस आ सकते हैं, या तो हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप के ऑप्शंस होंगे या तो ओनली वाले ऑप्शंस होंगे कि हाउ मेनी आर करेक्ट। वेरी गुड गौरीशा, अंडरस्टूड। देखो ये जितने सवाल हैं ये सब क्या है, हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप। और ये वाले, ये हैप्पजार्ड, हैप्पजार्ड, ये हैप्पजार्ड, ये कैसा है, ओनली वन ओनली टू। 4 स्टेटमेंट है, ओनली वन ओनली टू। ये 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 4 स्टेटमेंट है, ओनली वन ओनली टू। अगर 4 से ज्यादा हुए तो, 4 से ज्यादा हुए तो ऑल द 5 ओनली 4 ओनली वन ओनली टू, 5 स्टेटमेंट। 6 स्टेटमेंट ओनली वन ओनली टू, 6 स्टेटमेंट ओनली वन ओनली टू, 6 स्टेटमेंट हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप, 5 स्टेटमेंट हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप, only one only two, only one only two। 4 or more statement is या तो हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप या ओनली वन ओनली टू। एग्जैक्टली 4 होगा तो एक पॉसिबिलिटी और है कि सिमिलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन ऑप्शंस। समझ आई बात या नहीं, समझ आया या नहीं? तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, बोलो क्या क्या पढ़ लिया? टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ ऑप्शंस। बिल्कुल, अगर वन स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो कौन सा, वन लाइनर। अगर 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो कैसा, 1 to बोथ नन। 2 स्टेटमेंट, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 2 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप। अगर 3 स्टेटमेंट है तो 3 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप, हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप और ओनली। अगर 4 स्टेटमेंट है तो सिमिलर नंबर, हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप या ओनली। और अगर 4 मल्टी स्टेटमेंट है तो हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप एंड ओनली। ये आपको समझ आया क्या? ये मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, ये मैंने आप दोनों को मिक्स। आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी, दिमाग में एकदम क्लियर है कि भाई मेरे पास 2026 के प्री में अगर सवाल आएंगे, इन्हीं में से भी कोई आएगा जितना भी हमने पढ़ा। अब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई टाइप ऑफ क्वेश्चन में कितने स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं इससे, और कितने ऑप्शंस बन सकते हैं इससे। एक आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बना सकता है यूपीएससी। आई एम गिविंग यू दैट क्लैरिटी, आई एम गिविंग यू दैट क्लैरिटी। हाँ, मल्टीपल स्टेटमेंट, बिल्कुल, ये मल्टीपल स्टेटमेंट में हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप या ओनली वन ओनली टू। अब आते हैं एक नेक्स्ट टाइप पर। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो है 3 कॉलम क्वेश्चन। ये 3 कॉलम में, अब सोचो, अब दिमाग लगाओ, 3 कॉलम में क्वेश्चन पूछे या आगे चल के 4 कॉलम में क्वेश्चन पूछे। कॉलम मतलब ऐसे बॉक्स होगा, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, अगर एक और ऐड कर दिया तो 4 कॉलम। अगर 3 कॉलम या 4 कॉलम क्वेश्चन में यहां पर 1 2 3 स्टेटमेंट हो, जो 3 मैच करने के लिए दिया हो, या 4 मैच करने के लिए दिए हो, या 5 मैच करने के लिए दिया हो, हम इनको क्या बोलेंगे, कॉलम क्वेश्चन। कॉलम क्वेश्चन, 3 कॉलम क्वेश्चन, 4 कॉलम क्वेश्चन, 3 कॉलम क्वेश्चन, 4 कॉलम क्वेश्चन। अब 3 कॉलम क्वेश्चन या 4 कॉलम क्वेश्चन में क्या ऑप्शन के टाइप हो सकते हैं, दिमाग लगाओ बताओ। ऑप्शन के क्या टाइप हो सकते हैं 3 कॉलम एंड 4 कॉलम में? बोलो 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 बोलो। अब डिपेंड करता है, 3 कॉलम में 3 अगर स्टेटमेंट है तो वो 3 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप डाल सकता है। 3 और मोर स्टेटमेंट है तो वो हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप डाल सकता है, या वो ओनली वन ओनली टू डाल सकता है।
अगर 3 कॉलम या 4 कॉलम में 2 ही हैं ये स्टेटमेंट, 2 ही लाइनें हैं, तो 2 रोज हैं तो वो 1 to both none, 2 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप पूछ सकता है। समझे आप? तो ये देखो 3 कॉलम क्वेश्चन, यहां पर इसने क्या पूछा, हाउ मेनी। तो 3 कॉलम में पूछा कौन से रोज हैं, कितनी रोज करेक्टली मैच्ड हैं। तो अगर 3 रोज हैं तो 3 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप भी हो सकता है। अगर 3 रोज और मोर रोज हैं तो हैप्पीजार्ड एलिमिनेशन टाइप, ओनली वन ओनली टू। 2 रोज है तो 2 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप। तो कई टाइप के बन सकते हैं ना 3 कॉलम में, इसी टाइप के बन सकते हैं, पर इतना ही बन सकता है और ज्यादा क्या बनेगा। हाँ, सिमिलर नंबर भी बन सकता है, बिल्कुल सिमिलर नंबर भी बन सकता है। तो जितने टाइप के ऑप्शन, वन लाइनर छोड़ के जितने टाइप के ऑप्शंस पढ़े हमने बेसिकली, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप छोड़कर, वो ये बन सकते हैं नहीं बन सकते, बिल्कुल। और 3 कॉलम क्वेश्चन ये 2024 में खूब ढेर सारे पूछे गए थे, 4 सवाल पूछे गए थे। 2025 में 1 सवाल पूछा गया कॉलम से, लेकिन 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन 2024 में 1 पूछा गया था और 2025 में 9 क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन थे। यानी एक जो शॉक फैक्टर, जो मैंने 2 शॉक फैक्टर आपको पहले बताए थे 2025 के प्री के लिए, कि 3 कॉलम क्वेश्चन या 3 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप वाले क्वेश्चन में 2025 में खूब ढेर सारे आएंगे, उसमें यूपीएससी ने सिर्फ एक अभी पिक किया था, वो है 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन का शॉक फैक्टर। अभी भी एक शॉक फैक्टर बाकी है, जो है 3 कॉलम क्वेश्चन। यानी 2026 के प्री में आप 3 कॉलम 4 कॉलम डिफिकल्ट सवाल देख सकते हैं। ये देखें तो आपको शॉक नहीं लगना चाहिए, मैं अभी से बता के चल रहा हूं, ये शॉक नहीं लगना चाहिए। तो 3 कॉलम क्वेश्चन ये नया टाइप इंट्रोड्यूस किया था 2024 में, 2025 में लेकिन ज्यादा सवाल नहीं पूछे। लेकिन 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन जो 2024 में इंट्रोड्यूस किया था, 2025 में खूब ढेर सारे सवाल पूछे। मतलब अभी भी ये शॉक फैक्टर निकल के नहीं आया, अभी भी एक ही सवाल पूछा है, इससे भी कई सवाल बन सकते हैं। अंडरस्टूड? तो 3 कॉलम क्वेश्चन एक टाइप हो गया। अच्छा, 3 कॉलम हो सकता है तो 2 कॉलम तो हो ही सकता है भाई। 2 कॉलम में सवाल पूछ ले, 2 कॉलम में सवाल पूछ ले, 2 कॉलम में सवाल पूछ ले। तो 2 कॉलम में सवाल पूछेगा तो ओनली वन ओनली टू पूछेगा, या तो 1 to both none पूछ सकता है, 1 to both none। तो ये 3 कॉलम हो गए, 2 कॉलम हो गए। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन, तो वही 2 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप, 2 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप। तो ये क्या है, एक्सप्लेनेशन टाइप, यहां पे लिखा है एक्सप्लेनेशन टाइप, 2 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप। तो वही जो मैंने आपको समझाया था, इसमें तो कोई और डाइवर्सिटी है नहीं ऑप्शंस में, तो मतलब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक ही टाइप के ऑप्शंस आएंगे। और ऐसे ही 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन टाइप में एक ही टाइप के ऑप्शंस आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो मतलब हमने टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन देखे, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 और मल्टी स्टेटमेंट, फिर हमने 3 कॉलम, 2 कॉलम, 3 स्टेटमेंट एंड 2 स्टेटमेंट, इतने टाइप के क्वेश्चन देखें, इतने टाइप के। तो अगर हम इसको अलग कर लें, 4 एंड 4 के बाद में 4 स्टेटमेंट, और यहां पर अलग से लिख लेते हैं मल्टी स्टेटमेंट, फिर 3 कॉलम, 2 कॉलम, 3 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, 2 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, ये इतने टाइप के सवाल हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन है, 7 टाइप के क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। एंड कितने टाइप के ऑप्शन है, 7 टाइप्स के ऑप्शन है, 7 टाइप्स के ऑप्शन। इतना अंडरस्टूड है क्या, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड टाइप्स ऑफ ऑप्शन। आपका होमवर्क क्या है कि अब आप 2024 का पेपर लेके बैठो, 2023 का पेपर लेके बैठो, 2022 का पेपर लेके बैठो, और इनको जब एनालाइज करोगे तो देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड टाइप ऑफ ऑप्शन, ये दोनों चीजें एनालाइज करो। फिर धीरे धीरे जब हम इनको लगाएंगे तब आपको मैं बोलूंगा इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का ऑप्शन है, ये लगाओ, इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का ऑप्शन है, ये देखो। तब आपको पता होगा, प्रॉपर पता होगा एग्जामिनेशन में जाने से पहले किस सवाल को कैसे तोड़ना है, किस सवाल में क्या दिमाग में आना चाहिए तो टूट जाए, किस सवाल पे क्या तोड़ना है हमको, किस सवाल को कैसे देखना है हमको। जब आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ ऑप्शन पता ही नहीं होते तो कैसे तोड़ते आप।
तो कैसे तोड़ते? तोड़ना मुश्किल हो जाता, तोड़ना मुश्किल हो जाता। इसलिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप ऑफ ऑप्शन, जब हमें पता है कि इनकी रेंज यही है, नाउ आई अंडरस्टैंड ऑल्सो कि भाई इनको अगर मिक्स करके यूपीएससी पूछे भी तो क्या पूछ सकता है भाई, 3 स्टेटमेंट में कितने ही टाइप के ऑप्शन पूछ लेगा। यू नो दैट टुडे, आज आप ये सीख के जा रहे हैं कि इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इतने टाइप के ऑप्शन होते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप के ऑप्शंस को यूटिलाइज किया जा सकता है। यू नो दैट। तो आज मैंने पूरे 2 घंटा लगातार बोल बोल के अपने पसीने निकाल दिए इतने, और ये समझाने की मैंने कोशिश की है आपको कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप ऑफ ऑप्शंस एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि अंदर से डर निकल जाए कि यूपीएससी क्या पूछ लेगा। अरे भाई बताओ क्या पूछ लेगा, इसके अलावा और क्या ही पूछ लेगा वो, इससे ज्यादा क्या ही पूछ सकता है। एंड व्हेन यू सी द क्वेश्चंस एंड यू एनालाइज द प्रीवियस क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग, जब भी सवाल देखो सवाल के बगल में लिखो, अगर ये क्वेश्चन है, मान लो ये कोई भी क्वेश्चन मैंने उठा लिया, ये क्वेश्चन है और मैं ये पढ़ रहा हूं, तो मैं लिखूंगा टू स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप। मान लो ये सवाल मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ूंगा टू कॉलम ओनली वन, टू कॉलम ओनली वाला सवाल। तो एक जगह पर मैं क्या लिखूंगा, एक जगह पर मैं लिखूंगा टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगली जगह पर क्या लिखूंगा, टाइप ऑफ ऑप्शन। मान लो ये सवाल मैं देख रहा हूं, कोई भी रैंडमली ये सवाल देख रहा हूं, तो मैं यहां पर 4 स्टेटमेंट है और कैसा है, हैप्पीजार्ड, तो मैं लिखूंगा 4 स्टेटमेंट हैप्पीजार्ड एलिमिनेशन टाइप। मैं टैग दूंगा हर क्वेश्चन को, अब हर क्वेश्चन को मैं टैग दूंगा। ये वाला सवाल है 4 स्टेटमेंट है और कैसा है, तो मैं लिखूंगा 4 स्टेटमेंट हैप्पीजार्ड एलिमिनेशन टाइप, हैप्पीजार्ड एलिमिनेशन टाइप। जब आप कुछ चीजें जान जाते हैं, नॉलेज जब आ जाती है चीजों के बारे में, तो आपका डर, फियर कम हो जाता है। वेयर देर इज अ लाइट देर इज नो फियर। डर हमें तब लगता है जब कोई चीज अननोन हो, डर हमें तब लगता है कि यूपीएससी अब इस बार क्या पूछ लेगा, पता नहीं क्या पूछ लेगा। अरे कुछ भी पूछ ले, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन और इन्हीं टाइप के ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन ही होगा, कॉम्बिनेशन ही होगा। इसलिए मैंने आज आपके डर को भगाने के लिए यूपीएससी क्या ही पूछ लेगा, मैंने सारे टाइप के ऑप्शंस, सारे टाइप के क्वेश्चंस बता दिया अब आपको। ये सवाल मान लो ये सवाल है तो क्या लिखूंगा, 4 स्टेटमेंट ओनली टाइप। ये सवाल है तो क्या लिखूंगा, 4 स्टेटमेंट ओनली टाइप। ये सवाल है तो क्या लिखूंगा, 5 स्टेटमेंट मल्टी स्टेटमेंट हैप्पीजार्ड एलिमिनेशन टाइप। ऐसे हर क्वेश्चन के ऊपर एक टैग होगा, टैग द क्वेश्चन। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात। तो आज की पूरी क्लास में हमने यही समझा है कि आप ये समझो कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आपको मजा आया, आपको पूरा का पूरा समझ में आया, ठीक है, डन। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आज की क्लास से जो हम लेकर जा रहे हैं, हम एक लाइट लेके जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की लाइट, एक नॉलेज लेके जा रहे हैं कि यूपीएससी क्या ही कर लेगा, कितने टाइप के क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन और कितने टाइप के ऑप्शंस को फ्रेम कर लेगा। जब आप ये समझ जाओगे ये टाइप के क्वेश्चन है, ये टाइप के ऑप्शंस हैं, और आगे चल के अब हम जब ये क्वेश्चन करेंगे, अब उन हर एक टाइप को करने की टेक्निक समझेंगे कि कैसे हम चीजों को करते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप के ऑप्शन के साथ जब होता है तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है। ये सब थॉट प्रोसेस पहले से मैं अपने दिमाग में डिजाइन कर लूंगा, और इस थॉट प्रोसेस की मैं खूब ढेर सारी प्रैक्टिस कर लूंगा। तो जब प्री में जब वो क्वेश्चन आएगा सामने मेरे, आई नो एग्जैक्टली हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन। I know exactly how to approach that question. When I understand कि this type of question, this type of option में मुझे ये सोचना होता है, मेरा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए, एंड मैंने उस थॉट प्रोसेस की प्रैक्टिस कर रखी। भाई सीसेट में हम क्या कर रहे हैं, सीसेट में मैंने अभी तक जो पढ़ाया है वो बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, इवन प्लस ऑड, ऑड प्लस इवन,
प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मैंने खूब ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने यूपीएससी ने पूछ रखे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करवाए और कहा अब लगाओ, नॉलेज दे दी, अब अप्लाई करो। भाई प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर से जब सवाल पूछ रहा है तो जिस टाइप का वो सवाल पूछ रहा है लगा के देखो। तुम्हारे पास नॉलेज तो है, लगाना सीखो, अप्लाई करना सीखो, सोचना सीखो एग्जाम में क्या करोगे सवालों पे। तो जब जीएस में टाइप ऑफ ऑप्शन, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ गए हैं, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू अप्रोच, व्हाट शुड बी द माइंडसेट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, माइंडसेट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। लोग आपको बताते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस मतलब होता है कि जो ऑप्शंस गलत हैं उसके नोट्स बना लो, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं होता है एनालिसिस करना, ये एनालिसिस करना होता है। नोट्स बना रहे, टिक मार दिया आंसर को, बाकी बाकी ऑप्शंस के नोट्स बना लो। अरे कोई लॉजिक है इस बात में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना मतलब होता है कि हर एक क्वेश्चन पर तुम्हारा मॉडस ऑपरेंडाई क्या होगा, किस तरह से आप अप्रोच करोगे, कैसे आप सोचोगे उस सवाल में, योर माइंडसेट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड दैट स्टैंडर्ड माइंडसेट दैट यू विल बिल्ड इन ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड ऑप्शन टाइप को मिक्स करके जो सवाल बनते हैं उन क्वेश्चन में जब आप अप्लाई करोगे माइंडसेट एंड उसकी जब प्रैक्टिस करोगे, देन बिफोर प्री एग्जामिनेशन यू विल नो कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ ऑप्शन में मेरा अप्रोच ये होता है और एग्जाम में भी रहेगा। एंड दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। और एग्जामिनेशन हॉल में आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इस टाइप में मुझे ये करना है और आपके आंसर चुटकियों में आएंगे। फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी तक डर था कि भैया क्या पूछ लेगा, आज एक एक सवाल का जवाब आपको मिल गया है। डर वो क्या होता है, वो कैसा होता है, मुझे तो नहीं पता है। भाई यूपीएससी इसी टाइप के सवाल, इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के स्टेटमेंट पूछ सकता है, इस टाइप के ऑप्शंस हो सकते हैं उसके साथ। आई नो दैट एंड आई विल अंडरस्टैंड कि कैसे करना होता है, बस बात खत्म है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। पक्का पक्का सबको समझ में आ गया? पक्का एक बार मुझे बोल दो भाई सबको समझ में आ गया ये चीज जो मैंने इतनी देर 2 घंटे लगाकर आपको समझाई है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नॉन एकेडमिक सेशन के लिए आपके पास कोई भी डाउट है, जूम की लिंक जो है मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, लिंक सेंड करता हूँ। जूम की लिंक से आप वहां पर क्लास में ऐड हो जाइए और कोई भी आपका डाउट है आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं और बाकी बातें वहां कर लेंगे। नॉन एकेडमिक, यस। सो 90% फेयर चला गया, 10% अप्लाई करके चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। Okay, done everyone. Okay then. I'm sending you Zoom link on your Telegram group और आप आ जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, शुभ रात्रि फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।